पुस्तक 15 अमूल्य खजाना अध्याय 37 बचाव। गुफा का भंवर घूमता रहा। उसकी शक्तिशाली चूषण शक्ति ने दरार के पास के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। लिनली और बाकी 4 लोग जो दरार के बाहर थे वे खाली निगाहों और ढीले जबड़े से देखते रहे। जेनकिन और बाकी 3 देवता वास्तव में गुफा में समा गए थे और खुद को रोक पाने में असमर्थ थे। ये दृश्य बेहद आश्चर्यजनक था। लिनली ने गुफा के भंवर को घूरा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ओलिविया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने धीरे से कहा, लिनली, अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे गुफा पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है और कुछ ही पल पहले दरार में नीलम की एक मोटी परत थी। अचानक इतनी शक्तिशाली विचित्र चूषण शक्ति कैसे प्रकट हुई? लिनली भी उसी तरह स्तब्ध और भयभीत महसूस कर रहा था। यह नरक लोक है। अगर मैं अपनी भयावह छाया के हमले का पूरी ताकत से इस्तेमाल करूं तो मैं भी नरक लोक में जगह जगह लहरें पैदा कर सकता हूं। लेकिन इस गुफा की साधारण चूषण शक्ति ने एक विशाल भंवर बना दिया। ये भक्षण शक्ति जब तलवार को काटा जाता था तो तलवार पर केंद्रित एक स्थानिक दरार या लहर दिखाई देती थी। साधारण चूषण के परिणामस्वरूप एक स्थानिक भंवर उत्पन्न हो गया। इस प्रकार का चूषण बल बहुत ही भयावह था। सबसे अधिक संभावना है एक उच्च देवता भी उस प्रकार के चूषण बल का विरोध नहीं कर सकता। लिनली ने खुद से कहा, अरे बॉस, अभी उस दरार में इतने सारे नीलम क्यों थे? बेबे ने हैरानी से कहा, और दरार की दीवारों में भी काफी नीलम जड़े हुए हैं। ये सारे नीलम कहाँ से आए? बेबे और बाकियों ने गुफा से नीलम निकलते नहीं देखा था। चलो इस जगह से दूर ही रहते हैं। डेलिया ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह जगह कुछ ज्यादा ही अजीब है। बहुत अच्छी बात कही, चलो दूर चलते हैं। लिनली डेलिया और बाकी लोगों को दरार से दूर ले गया, लेकिन दर्जनों मीटर चलने के बाद लिनली का समूह रुक गया। लिनली ने अचानक अपना सिर घुमाकर दरार की ओर देखा। भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, अरे वो चूषण की आवाज कैसे चली गई? ठीक है, अब कोई आवाज नहीं है। बेबे सीधे वापस लौटा, दरार के पास पहुंचा, फिर लिनली की ओर सिर घुमाया और आश्चर्य से बोला, बॉस, जल्दी से जाकर देख लो, दरार में सक्शन बंद हो गया है। अब फिर से शांति है। लिनली, डेलिया और ओलिविया की आंखें आश्चर्य से भर गईं और वे भी पास आ गए। वास्तव में वह बड़ी दरार बहुत शांत और साधारण लग रही थी। अगर उन्होंने वह न देखा होता जो उन्होंने पहले देखा था तो लिनली के समूह को यह अंदाजा भी नहीं होता कि ये दरार खतरनाक है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई खतरा ही नहीं है। डेलिया ने कुछ देर देखने के बाद कहा, गड़गड़ाहट। एकदम अचानक किसी खूंखार जानवर की दहाड़ की तरह एक भयानक चीख फूट पड़ी और उसी समय गुफा के छेद से बैंगनी रोशनी की अनगिनत चमकें घने गुच्छों में बाहर निकलीं। नीलम के घने गुच्छे हर दिशा में बेतहाशा फैल गए। कुछ आकाश की ओर उठीं, कुछ क्षितिज की ओर। बैंगनी प्रकाश की अनगिनत किरणें ऊपर सफेद धुंध में गायब हो गईं। हालांकि कई नीलम बाहर निकलते समय दीवारों के किनारों से रगड़ खा गए। चूंकि कोण बहुत संकरा था, वे दरार के किनारों से टकराए और फिर धातु की झनझनाहट की आवाज के साथ कई नीलम दीवारों में पहले से धंसे नीलमों से टकराए और फिर पीछे की ओर गिरकर दरार में जा गिरे। कुछ क्षण बाद दरार नीलम की मोटी परत से ढकी हुई थी। इस अचानक दृश्य ने लिनली के समूह को भी चौंका दिया। जल्द ही उन्हें बहुत सी बातें समझ में आने लगीं। ओह, मैं समझ गई। वे देवता और अर्धदेव जो कोहरे के सागर के किनारे नीलम इकट्ठा कर रहे थे, वे नीलम शायद इसी तरह की गुफा से उड़कर आए होंगे। बेबे ने तुरंत प्रसन्न स्वर में कहा, इतने सारे नीलम इतनी संख्या में उड़कर आ रहे हैं। देखो, वह खाई इनकी एक मोटी परत से भरी हुई है। लिनली चुप रहा। जब से वे फॉग सागर से एमेथिस्ट पर्वतों में दाखिल हुए थे, लिनली को एमेथिस्ट पर्वतों की अद्भुत गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पूरा ज्ञान हो गया था। यह एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल था जिसका प्रतिरोध करना उच्च देवताओं के लिए भी मुश्किल होता, लेकिन वे एमेथिस्ट इसे झेलने और फिर बाहर उड़ने में सक्षम थे। वे उसके पल्सगार्ड कवच को भी भेदने में सक्षम हो गए थे, और वह भी तब जब वे काफी देर तक उड़ चुके थे और उनकी गति धीमी हो गई थी। इन एमेथिस्ट पर्वतों में कौन से रहस्य छिपे हैं? लिनली ने गुफा की ओर देखा, जहां से लगातार एमेथिस्ट निकल रहे थे। चाहे बाहर विस्फोट हो या अंदर निगलना, शक्ति तो राक्षसी है। अगर कोई उच्चदेव इतनी विस्फोटक शक्ति रखने में सक्षम हो और अपनी ऊर्जा को इतनी जोर से फेंके तो वह पूरी तरह से अजेय होगा। ऐसी विस्फोटक शक्ति से युक्त कोई विशेषज्ञ नीलम के एक झटके से ही प्रतिद्वंद्वी के सिर में छेद कर सकता है। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन दुनिया में होती है। ये प्रकृति में मौजूद है। लिनली ने मन ही मन आह भरी। ओलिविया, बेबे और डेलिया भी आश्चर्य से आहें भर रहे थे। लेकिन ठीक इसी समय दूर से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दे रही थी। लिनली के समूह के लिए ये गुस्से वाली चीख एक बेहद जानी पहचानी आवाज थी, क्योंकि यह एक नीलम जैसे जानवर की गुस्से वाली चीख थी। एमेथिस्ट बीस्ट। लिनली का चेहरा बदल गया, बाकी चारों के चेहरों के साथ। साथ ही वे उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से आवाज आ रही थी। दूर से 2 आकृतियां बड़ी मुश्किल से भाग रही थीं, जबकि उनके पीछे एक 10 मीटर लंबा शक्तिशाली नीलम जैसा जानवर था। नीलम जैसा जानवर लगातार दहाड़ रहा था और अपने तीखे पंजों, नुकीले दांतों और सिर पर सींगों से बेतहाशा हमला कर रहा था। भागते हुए दोनों आकृतियां बड़ी मुश्किल में थीं। ये वास्तव में वे हैं। लिनली आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। वे 2 लोग वास्तव में वे 2 हाईगॉड थे जिनसे लिनली की मुलाकात पहले एमेथिस्ट पर्वत पर पहुंचने पर हुई थी। गारलान और जारोड। भूरे बालों वाली महिला गालान और चांदी के बालों वाला पुरुष जेरोड इस समय बेहद दयनीय हालत में दिख रहे थे। वे बहुत बदकिस्मत थे। दरअसल उनका सामना एक नीलम जैसे जानवर से हुआ था।
लेकिन जाहिर है वे बहुत भाग्यशाली भी थे। आखिरकार उनका सामना तो सिर्फ एक ही नीलम जैसे जानवर से हुआ था। दहाड़! नीलम जानवर ने अपना मुंह चौड़ा खोला और गालान की ओर काटने लगा। जैरोड ने एक भयंकर चीख मारी और उसके हाथ में एक काली जलती हुई तलवार नीलम जानवर के मुंह पर बुरी तरह से वार कर गई। नीलम जानवर भौतिक हमलों से न डरने के बावजूद अपने मुंह पर किसी दिव्य कलाकृति के प्रहार से पीड़ा महसूस कर रहा था। नीलम जानवर ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, उसी समय अपना सिर नीचे कर लिया, अपने सींग को माथे पर रखकर गर्लान की ओर झपटा। झपकी जलती हुई तलवार नीलम जानवर के माथे में घुस गई, लेकिन वह केवल थोड़ा सा ही अंदर धंसी। दहाड़! नीलम का जानवर और भी ज्यादा पागल हो गया था और उसकी दोनों आंखें जलती हुई लाल लपटों जैसी थीं। वह असल में गालन की ओर और भी तेजी से बढ़ रहा था। छी! गार्लान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। धमाका! अचानक एक वारब्लेड प्रकट हुआ और नीलम जैसे राक्षस के माथे पर बुरी तरह से टूट पड़ा। हमलावर जैरोड था, जिसने गालन को पकड़ लिया और इस वार की प्रतिक्षेप शक्ति का लाभ उठाकर तेज गति से भाग गया। तेज भागो! उस जानवर के साथ समय बर्बाद करना बंद करो। जैरोड ने मन ही मन कहा। मुझे पता है कि हम इसके साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन तुम जानते हो कि यह चीज कितनी तेज है। इसकी गति हमसे भी तेज है। मैं इसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन यह मुझे परेशान करती रहती है। गर्लन को गुस्सा भी आया और बेबस भी। उसे नीलम जानवर में कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही थी। जारोड भी असहाय महसूस कर रहा था। ये जानवर न तो आत्मा के हमलों से डरता था और न ही भौतिक हमलों से, और बेहद तेज भी। दुनिया में ऐसा प्राणी कैसे हो सकता है? ये पूरी तरह से असंतुलित था। हालांकि सौभाग्य से इस प्रकार के नीलम जानवर की बुद्धि बहुत कम थी और वह नियमों के किसी भी गहन रहस्य का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। दहाड़! पीछा करते हुए जारोड और गालान की ओर एक बैंगनी धुंधली रोशनी चमकी और वे दोनों महसूस कर सकते थे कि उस प्राणी की अत्यधिक गर्म सांस उनकी त्वचा के संपर्क में आ रही थी। यह नीलम जानवर बहुत तेज है। जारोड और गार्लान दोनों असहाय महसूस कर रहे थे। अचानक तेज हवा का झोंका आया। चकमा! जारोड ने गार्लान को जोर से धक्का दिया, जिससे दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग गए। झटका! एक भयंकर पंजा जैरोड के शरीर पर वार करता हुआ निकल गया और पल भर में जैरोड का आधा हाथ फट गया और खून चारों तरफ फैल गया। नीलम जानवर ने तुरंत अपना सिर उठाया और उत्तेजना में दहाड़ा। दहाड़! उसी समय नीलम जानवर हवा में उछला और जैरोड को मारने का मौका ढूंढने की योजना बना रहा था। जैरोड का टूटा हुआ बायां हाथ तेजी से पुनः विकसित हो रहा था। मादरचोद! इस राक्षस की गति इतनी तेज कैसे हो सकती है? जारोड लगभग रोने ही वाला था। गालन ने जब ये देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत आगे बढ़ी और जैरोड भी तेजी से गालन की ओर बढ़ा। जब दोनों ने मिलकर काम किया तो वे बमुश्किल खुद को बचा पाए, लेकिन अगर वे अकेले लड़ने की कोशिश करते तो अगर उनमें से एक मर जाता तो दूसरा भी जिंदा नहीं रह पाता। गलन, हमें क्या करना चाहिए? ये राक्षस तो मुझमें और मेरे बनाए हुए हम शक्लों में भी फर्क बता सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे किसी दिव्य क्लोन की बलि देनी पड़े? जैरोड ने बेचैनी से मन ही मन एक संदेश भेजा। जब तक अन्य सभी विकल्प समाप्त न हो जाएं, उस तकनीक का उपयोग न करें जो आपको एक दिव्य क्लोन का बलिदान करने के लिए मजबूर करेगी। गार्लान ने जवाब दिया। एक नीलम जानवर के सामने डॉपेलगैंगर तकनीक का इस्तेमाल करना बेकार था। नीलम जानवर सैकड़ों डॉपेलगैंगरों के बीच से असली शरीर को पहचानने में सक्षम था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। इस प्रकार सामान्यतः कहा जाए तो नीलम जानवरों से निपटना बहुत कठिन था और वे बहुत परेशानी पैदा करने वाले थे। कोई आ गया है। गर्लन और जैरोड ने तुरंत अपनी आंखों के कोने से पास में खड़े 4 लोगों के समूह को देखा। लिनली का समूह। खास तौर पर डेलिया को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। ये डेलिया नाम का वह हाईगॉड फेंड है। गार्लान और जैरोड बेहद खुश हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के वे तुरंत तेज गति से लिनली के समूह की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि अगर कोई हाईगॉड फेंड उनके साथ मिल जाए तो स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। ये डेलिया असल में अभी भी उन देवताओं के साथ है। वे देवता बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी भी जीवित हैं। लिनली के समूह की ओर बढ़ते हुए गार्लान और जैरोड यही सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। गार्लान और जैरोड की गति एमेथिस्ट जानवर की तुलना में कम थी। इस प्रकार भागते और भागते समय स्वाभाविक रूप से उन्हें नीलम जानवर के तीखे पंजों से एक के बाद एक दुलार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण गार्लान और जैरोड के शरीर खून के धब्बों और घावों से ढक गए। कितना दर्द है! बेबे बुदबुदाई। बेबे, आओ, नीलम जानवर को भगा दें। लिनली ने भेजा। लिनली और बेबे लगभग एक साथ आगे बढ़े और तेजी से गार्लान और जैरोड के रूपों को पार करते हुए दोनों चौंक गए। क्या ये दोनों देवता मरने की फिराक में हैं? जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि एक शैतानी बैंगनी तलवार की छाया हवा में तेजी से आकर नीलम जानवर के सींग पर आकर गिरी और उसे जोर से काट डाला। इसने नीलम जानवर की कठोर खोपड़ी को चीर डाला, जिससे नीलम जानवर को इतना दर्द हुआ कि वह तड़प कर चीख पड़ा। उसी क्षण स्लैश बेबे का काला खंजर भी जबरदस्ती नीलम जानवर की छाती में घुस गया, जिससे नीलम का एक बड़ा टुकड़ा निकल आया। बहुत दर्द में नीलम जैसे जानवर ने अपने 2 भयंकर अगले पंजों से लिनली और बेबे के सिर पर बेतहाशा हमला किया, मानो वह अचानक पलटा खा गया हो, मानो वह लिनली और बेबे के सिर को उड़ा देना चाहता हो। हालांकि लिनली और बेबे दोनों तुरंत बचने के लिए आगे बढ़े। 2 धमाकेदार आवाजों के साथ तीखे पंजे अभी भी उनके कंधों पर गिरे हुए थे। लिनली और बेबे के शरीर कांप उठे और वे कई मीटर पीछे की ओर गिर पड़े। नीलम जानवर अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से लिनली और बेबे को आश्चर्य से घूर रहा था।
लिनली और बेबे को वास्तव में कोई चोट नहीं लगी थी। नीलम जानवर के तीखे पंजे लिनली के ड्रैकोनिक शल्कों या बेबे के शरीर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। नीलम जानवर उलझन में लिनली और बेबे को घूरता रहा। उसने सचमुच गुर्राहट की, फिर मुड़कर तुरंत भाग गया। गालान और जैरोड, ये दोनों हाई गॉड, ये दृश्य देखकर दंग रह गए। राक्षस भाग गया। उन्होंने कभी किसी नीलम जानवर को भागने पर मजबूर होते नहीं सुना था। नीलम जानवरों से लड़ते समय हमेशा हाई गॉड ही सबसे ज्यादा हारते थे। आखिर कितने लोगों के शरीर लिनली और बेबे जैसे मजबूत थे। गालान और जैरोड ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने पहले कभी देवताओं का इतना सम्मान नहीं किया था, लेकिन अभी अभी इन दोनों देवताओं ने उस नीलम जैसे जानवर को भागने पर मजबूर कर दिया था। आप दोनों का हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। हम दोनों आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे, गारलान ने तुरंत ईमानदारी से कहा। बेबे ने उसकी तरफ देखा और दुखी होकर बुदबुदाया, तुम्हारी मदद कर रही हो, तुम दौड़कर हमारे पास आ गई। अगर हम कुछ नहीं करते तो नीलम जानवर हम पर हमला कर देता। गालान और जारोड खुद को अजीब हंसी से रोक नहीं पाए। जब वे लिनली के समूह की ओर दौड़े थे तो उन्हें उम्मीद थी कि डेलिया उनकी मदद करेगी। आखिरकार नीलम का जानवर जब भी इंसानों को पाता उन पर हमला कर देता। दूसरों को अपने साथ घसीटकर सभी मिलकर खतरे का सामना करेंगे। इस लिहाज से उन्होंने वाकई गलत काम किया था। इसलिए गारलान और जैरोड को स्वाभाविक रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था और हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप हमें दोष नहीं देंगे, जैरोड ने जल्दी से कहा। जैरोड और गारलान जानते थे कि एमेथिस्ट पर्वतों में लिनली और बेबे उनके जैसे उच्च देवताओं से कहीं ज्यादा उपयोगी साबित होंगी। बातचीत करते हुए जैरोड और गारलान ने चुपके से लिनली और बेबे के कंधों का भी निरीक्षण किया। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इन दोनों ने बिना किसी घाव के एक नीलम जानवर के हमले को सीधे झेल लिया। इनका शरीर कैसा है? पुस्तक 15, अमूल्य खजाना, अध्याय 38, किशोर जानवर। यद्यपि वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन लिनली के समूह की शक्ति से भयभीत जारोड और गारलान ने बहुत ही उचित व्यवहार किया। अरे गारलान, तुम दोनों को इन एमेथिस्ट पर्वतों में काफी समय से होना चाहिए था, है ना? बेबे ने हंसते हुए पूछा। गारलान और जैरोड ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में निराशा के भाव थे। गारलान ने आह भरी, ठीक है, हम यहाँ बहुत लंबे समय से हैं, कम से कम 100 करोड़ साल से, 100 मिलियन वर्ष से अधिक। लिनली का समूह दंग रह गया। 100 मिलियन, एक साधारण सा वाक्य, लेकिन सचमुच एक असाधारण आंकड़ा। लिनली सिर्फ दूसरी शताब्दी में थे और 100 करोड़ साल से बहुत दूर थे। जैरोड ने कड़वाहट से कहा, अतीत में गालान और मैं भी कोहरे की लहर जैसी स्थिति का सामना कर चुके थे और इस तरह हमें अनिच्छा से एमेथिस्ट पर्वतों में ले जाया गया था। उस दिन एमेथिस्ट जानवर भी बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने कई लोगों को मार डाला, लेकिन हम दोनों भाग्यशाली थे कि बच गए। उस समय मैं एक देवता था, जबकि गालान एक अर्धदेव था। इतने सालों बाद गालान और मैं दोनों उच्च देव स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन चूंकि बहुत समय बीत चुका है, इसलिए हम दोनों इसकी सही गणना करने की जहमत नहीं उठा सके। हालांकि 100 करोड़ वर्ष का आंकड़ा बहुत पहले ही बीत चुका है। लिनली को आश्चर्य हुआ। अधिकांश लोगों को अर्धदेव से उच्च देव बनने के लिए बहुत लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जाना ही नहीं चाहते? लिनली ने गंभीरता से बोलते हुए उनकी ओर देखा। या फिर ये एमेथिस्ट पर्वत, जैसा कि किंवदंतियों में कहा गया है, सचमुच एक ऐसी जगह है जहां कोई केवल प्रवेश कर सकता है, बाहर नहीं जा सकता। जब लिनली ने फॉग सागर के किनारे लोगों को इस बारे में बात करते सुना था तो उसे इस बात पर आधा विश्वास ही हुआ था। जैसा कि लिनली ने देखा, नीलम इकट्ठा करने वालों में से कोई भी कोहरे के सागर में नहीं गया था। उन्हें कैसे पता चल सकता था कि उसके अंदर के लोगों की क्या स्थिति है? हालांकि वह खुद नीलम पर्वतों में प्रवेश कर चुका था, फिर भी लिनली को कुछ भ्रामक आशाएं अभी भी थीं। उनका मानना था कि उनके पास अभी भी जाने का मौका है। ठीक है, एक बार अंदर आ गए तो बाहर नहीं जा सकते, जैरोड ने बड़े यकीन से कहा। तुम सचमुच नहीं जा सकते? लिनली दंग रह गई। क्या वह हमेशा के लिए यहीं फंस गया था? पास खड़ी डेलिया ने लिनली की तरफ देखा, क्योंकि उसे पता था कि लिनली इंडिगो प्रांत जाकर बारूक वंश के बुजुर्गों से मिलना चाहता है। डेलिया ने तुरंत पूछा, जैरोड, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? एमेथिस्ट पर्वत बहुत विशाल हैं, यहाँ जरूर बहुत से लोग होंगे। एक भी व्यक्ति कभी यहाँ से गया नहीं। भूरे बालों वाली महिला, गारलान ने सांत्वना देते हुए कहा। मुझे पता है कि आप इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन ये सच है। सबसे पहले, एमेथिस्ट पर्वतों में गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है, गारलान ने कहा। आमतौर पर उच्च देवता गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध बिल्कुल नहीं कर पाते। डेलिया और लिनली दोनों ने थोड़ा सिर हिलाया। डेलिया एक उच्च देवी थी, लेकिन वह इस गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने में असमर्थ थी। हालांकि लिनली का शरीर मजबूत था, फिर भी वह गुरुत्वाकर्षण का विरोध करके बाहर नहीं उड़ सका। गालन ने आगे कहा, एमेथिस्ट पर्वत बहुत लंबे समय से मौजूद हैं। इस खतरनाक क्षेत्र में शुरुआत में ही प्रवेश करने वाले कई लोग पहले ही अत्यधिक शक्ति स्तर पर पहुंच चुके हैं, संभवतः 5 सितारा राक्षसों, 6 सितारा राक्षसों या उससे भी अधिक के बराबर। एक समय में एक अत्यंत शक्तिशाली उच्च देवता था जो वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध कर सकता था और बाहर की ओर उड़ सकता था। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। वह गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध करने में सक्षम था, लेकिन जब वह उन अजीब हवाओं से भरे क्षेत्र में पहुंचा तो वह प्रभावित हुआ और उसका सिर चक्कर खाने लगा। हालांकि वह अपनी स्पष्टता बनाए रखने में सक्षम था, फिर भी वह दशकों तक हवा में ही रहा और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया।
गारलान ने कहा। बेबे ने आश्चर्य से कहा, दशकों? उस क्षेत्र में जो दिमाग को चकरा देता है। ठीक है, हालांकि वह क्षेत्र बहुत विचित्र है। यह कोई साधारण भ्रम नहीं है। आत्मा भी प्रभावित होती है, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गर्लन ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। लिनली अपने दिल को सिकुड़ने से नहीं रोक सका। गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध करने वाला कोई भी विशेषज्ञ उड़कर बाहर नहीं जा सकता था। लिनली क्या कर सकता था? जेरोड ने हैरान होकर पूछा। बाद में ये बहुत अजीब था। उस विशेषज्ञ ने एमेथिस्ट पर्वतों को छोड़ना छोड़ दिया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वह बिना किसी कारण के पूरी तरह से गायब हो गया। बिना किसी कारण के गायब हो गए? लिनली के 4 लोगों का समूह हैरान था। गालन ने सिर हिलाया। ठीक है, सिर्फ वही नहीं, उसके बाद जो भी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचता वह अचानक गायब हो जाता। कोई नहीं जानता कि वे मर गए या भाग गए या कुछ और हुआ। गालन और जेरोड भी बहुत हैरान थे। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। ये विशेषज्ञ जो 6 स्टार फाइंड या 7 स्टार फाइंड स्तर की शक्ति के थे, जाना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। अपनी शक्ति से वे किसी भी तरह नहीं जा सकते थे, चाहे वे मर गए हों, चले गए हों या नियंत्रित किए गए हों। यहाँ पर्दे के पीछे कोई न कोई तंत्र अवश्य है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लिनली ने स्वयं से कहा। लिनली ने एमेथिस्ट पर्वत को घूर कर देखा। लिनली को बार बार यही लगता रहा कि एमेथिस्ट पर्वत अपने आप में बहुत अजीब हैं। आत्मा का सार, आत्मा के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक था, लेकिन एमेथिस्ट पर्वत वास्तव में एमेथिस्ट उत्पन्न करते थे। यह अकल्पनीय था। इसके अलावा वहाँ वह सफेद कोहरा था जो लगातार उस क्षेत्र को ढकता रहता था, वह अजीब हवा की आवाज, वह आश्चर्यजनक गुरुत्वाकर्षण, और वह गुफा भी जो कभी कभी अंदर आती थी और कभी कभी बाहर निकलती थी। इन सब बातों से वह बेचैन हो गया। गल, जेरोड, बेबे ने अचानक दूर की दरार की ओर इशारा किया। क्या तुम उस जगह को देख रहे हो जहाँ से लगातार नीलम के रत्न निकलते रहते हैं? उस दरार में गुफा में क्या हो रहा है? कभी कभी वह चीजों को बाहर निकालती है, कभी कभी बंद कर देती है, और फिर कभी कभी चीजों को निगलने लगती है। यह क्या है? उस जगह मत जाओ, गारलान ने जल्दी से कहा। उन जगहों को हम राक्षसी नीलम की खोह कहते हैं। कुल मिलाकर पूरे नीलम पर्वत में ऐसी 108 राक्षसी नीलम की खोह हैं। कुल 108। बेबे ने घूर कर देखा। इस अजीब जगह में वाकई इतने सारे हैं। गारलान ने जल्दी से कहा, ठीक है, ये राक्षसी नीलम की खोहें नीलम को नष्ट करने का स्रोत हैं। वे आमतौर पर नीलम को भी नष्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। आज के विपरीत जहां वे उन्हें अत्यधिक संख्या में नष्ट कर देते हैं। और जब राक्षसी नीलम की खोहें नष्ट करना बंद कर दें तो लालची मत बनो और नीलम छीनने के लिए दरार में घुसने की कोशिश मत करो। मुझे पता है, बेबे ने नाक भान सिकोड़ी। मैंने खुद उन चारों को गुफा में समाते हुए देखा है। वो बेचारा जेनकिन। बेबे की आंखों में उदासी छा गई। कोई निगल गया था? पास खड़े जारोड ने आश्चर्य से आह भरी, फिर तुरंत बोला, जो निगल गए थे वे निश्चित रूप से नए लोग थे जिन्हें ये बातें नहीं पता थीं। राक्षसी नीलम की मांद के 3 विस्फोट, आराम और निगलने के चरणों में से विस्फोट चरण सबसे लंबा है, आराम चरण सबसे छोटा है, जबकि निगलने का चरण बीच में है। न केवल आराम चरण छोटा है, बल्कि प्रत्येक विश्राम की लंबाई भी अलग है। इसमें कोई पैटर्न या नियमितता नहीं है, और कोई भी जो जानता है कि यह कितना खतरनाक है, इसमें कूदने की हिम्मत नहीं करेगा। लिनली के 4 लोगों के समूह ने थोड़ा सा सिर हिलाया। उन्होंने खुद इसका गवाह बनकर देखा था। विस्फोट वाला चरण काफी लंबा था, जबकि विश्राम वाला चरण सिर्फ कुछ सेकंड का था। एमेथिस्ट इकट्ठा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आराम के चरण में आपको बस एक एलिमेंटल डोपेलगैंगर या एलिमेंटल हैंड का इस्तेमाल करके कुछ एमेथिस्ट इकट्ठा करने की जरूरत होती है। गारलान शांति से हंसा। लिनली को तुरंत समझ आ गया। ठीक है, उदाहरण के लिए पृथ्वी का सार कुछ छीनने के लिए एक लंबा हाथ बना सकता है। अगर निगलने का चरण अचानक शुरू भी हो जाए तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जेनकिन और वो तीनों, उफ, लिनली ने मन ही मन आह भरी। लेकिन उस समय उन्हें इन राक्षसी नीलम की खोहों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उन्होंने विस्फोट रुकते देखा तो वे बहुत खुश हुए और नीलम इकट्ठा करने चले गए। हाँ, असल में नीलम इकट्ठा करने का क्या मतलब है? जेरोड ने सिर हिलाते हुए कहा। चाहे आपके पास कितने भी नीलम हो, यहाँ नीलम पर्वतों में वे समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। हम में से कोई भी ऐसा करने नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें अजूराइट और इंकस्टोन से बदल सकें। लिनली का समूह स्तब्ध रह गया। ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं निकल सकते तो एमेथिस्ट पर्वतों में इतने सारे एमेथिस्ट रखने का क्या मतलब है? ओलिविया ने भी अपना सिर हिलाया। लिनली और ओलिविया जैसे विशेषज्ञों के लिए जो सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं थे और जो शक्तिशाली दुश्मनों को चुनौती देना पसंद करते थे, उन्हें हमेशा के लिए एक ही स्थान पर रखना और कभी नहीं छोड़ना एक पूर्ण यातना थी। हुश! बहती हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लिनली का 4 सदस्यीय समूह जेरोड और गारलान के साथ उसी पर्वत शिखर के मध्य में एक स्थान पर आराम कर रहा था। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि नीलम जानवर कहाँ स्थित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे जहाँ हैं वहीं रुककर आराम कर सकते हैं। जैसे ही लिनली का समूह एमेथिस्ट पर्वत के बारे में बातचीत कर रहा था, अचानक रोआर रोआर आ मार डालो। पहाड़ी जंगलों में लगातार जानवरों जैसी दहाड़ें और युद्ध की आवाजें गूंज रही थीं। दहाड़ की आवाजें सुनकर लिनली के 6 लोगों के समूह के चेहरे बदल गए। बहुत सारे नीलम जानवर। लिनली ने आवाजों के स्रोत की ओर देखा। सिर्फ आवाजों से ही लिनली को यकीन हो गया कि नीलम जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा है।
वहाँ कम से कम कुछ दर्जन नीलम जैसे जानवर हैं। जेरोड ने जल्दी से कहा, हमें तुरंत निकलना होगा। लिनली ने तुरंत एक रास्ता चुन लिया। हम उस तरफ जाएंगे। उनमें से कोई भी उन नीलम जैसे जानवरों का सामना नहीं करना चाहता था और वे तुरंत तेज रफ्तार से लिनली के पीछे चल पड़े। अगर 2-3 नीलम जैसे जानवर आ भी जाते तो लिनली का समूह मिलकर उन्हें मुश्किल से ही हरा पाता, लेकिन अगर कई दर्जन लोग आ गए उनका तो निश्चित रूप से अंत हो जाएगा। यहाँ तक कि लिनली और बेबे भी जब उन नीलम जैसे जानवरों के सामूहिक हमलों का सामना करेंगी तो खतरे में पड़ जाएंगी। जल्दी करो, लिनली ने उनसे आग्रह किया, क्योंकि उनके पीछे सफेद कोहरे से उग्र दहाड़ की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। तुम बहुत धीमे हो। बेबे ने तुरंत ओलिविया का हाथ पकड़ लिया और ओलिविया ने बेबे की ताकत उधार लेकर उसे पकड़ लिया। वे वाकई तेज हैं। जेरोड और गार्लान बुरी तरह चौंक गए। लिनली के समूह की गति उन दोनों यानी हाइगॉड्स की जोड़ी से जरा भी कम नहीं थी। खासकर लिनली और बेबे, जब उनके शक्तिशाली शरीर पूरी गति से आगे बढ़े तो वे असल में थोड़े तेज थे। वे पूरे समय भागते रहे। काफी देर बाद उनके पीछे से उनकी भयंकर दहाड़ें सुनाई देना बंद हो गईं। वाह, हम आखिरकार सुरक्षित हैं। बेबे ने हाथ हिलाया, अपनी पुआल की टोपी पहनी और पास के एक पत्थर पर दुबक गया। अरे चलो यहीं आराम करते हैं। नीलम के जानवर हमसे अलग दिशा में चले गए हैं। वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। लिनली और डेलिया भी एक तरफ एक दूसरे के बगल में बैठ गईं। ओलिविया ने सहजता से खड़े होने की जगह ढूंढ ली। जेरोड और गालन के चेहरों पर मुस्कान आ गई। गालन हंसा, सब लोग अधीर मत होइए। कोहरे की लहर सिर्फ एक दिन रहेगी और वो दिन आज है। ये नीलम जैसे जानवर बेतहाशा इधर उधर भागते रहेंगे। आज के बाद नीलम जैसे जानवर वापस चले जाएंगे और हम अनगिनत सालों तक चैन से जी पाएंगे। अगर हर दिन आज जैसा होता तो जिंदगी बेहद दुखद होती। बेबे बुदबुदाए। बेबे, तुम भी डर रही हो। लिनली ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ भींच लिए। इन अजेय शैतानों का सामना करने पर किसी को भी सिरदर्द हो जाएगा, बेबे ने असहाय होकर कहा। जैसे ही सब लोग सहजता से बातचीत कर रहे थे, अरे सब लोग देखो, वहाँ क्या हो रहा है। बेबे ने दूर की ओर इशारा किया। लिनली के समूह ने दूर तक देखा और देखा कि दूर दूर तक फैला असीम सफेद कोहरा वास्तव में तेज गति से एक दिशा में बढ़ रहा था। सफेद कोहरा गायब हो गया, जिससे लिनली की दृष्टि रेखा और दृश्यता दूरी बढ़ गई। पलक झपकते ही यहाँ से कई मीटर की दूरी तक का सारा सफेद कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया। लिनली, बेबे और बाकी 6 लोग मुंह खोले देखते रह गए। वे 6 लोग उस पर्वत शिखर पर आधे रास्ते पर 3-4 किलोमीटर तक साफ देख पा रहे थे। अब उनकी नजरें नीलम जैसे जीवों के अनगिनत समूहों पर टिकी थीं। वे जिन्हें देख पा रहे थे उनकी संख्या 1000 से ज्यादा थी, जबकि कुछ और भी सफेद कोहरे में डूबे हुए थे। ये लिनली का समूह बुरी तरह डर गया। 2 नीलम जैसे जानवरों से निपटना पहले ही बहुत मुश्किल था। 1000 नीलम जैसे जानवर लोग हैं और उन्हें घेर लिया गया है। जेरोड और गार्लान के चेहरे बदल गए। लिनली ने भी ध्यान से देखा। सचमुच नीलम जानवरों के घेरे में सैकड़ों लोग थे। नीलम जैसे जानवरों के समूह में एक और बड़ा जानवर था जो 7 मीटर ऊंचा और 20 मीटर लंबा था। एक नीलम जैसा विशालकाय जानवर। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात वह विशाल नीलम जैसा जानवर नहीं था, बल्कि यह थी कि एक और नीलम जैसा जानवर नीलम जैसे विशालकाय जानवर के सिर पर खड़ा था। ये छोटा नीलम जानवर सिर्फ 1 मीटर लंबा था। नीलम जानवरों की तुलना में यह एक धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं था। जब गोडीटर चूहे लड़ते हैं तो उनका आकार थोड़ा बढ़ सकता है और तब वे इस छोटे नीलम जानवर के बराबर हो जाएंगे। तार्किक रूप से इस तरह के छोटे जानवर को किसी मांद में छिपाकर सुरक्षित रखना चाहिए। हालांकि उस युवा नीलम जानवर को देखकर लिनली का समूह कांप उठा, और ऐसा ठंड से नहीं हुआ, क्योंकि इस समय उस युवा नीलम जैसे जानवर का मुंह पूरी तरह से खुला हुआ था। इस युवा नीलम जैसे जानवर के मुंह में असीम मात्रा में सफेद कोहरा समा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद 10 किलोमीटर के दायरे में सफेद कोहरा बिल्कुल नहीं बचा था। अजीब बात यह थी कि दूसरे क्षेत्र का सफेद कोहरा उस खाली जगह को भरने नहीं आया। नन्हे नीलम जैसे जानवर ने अपना छोटा सा पेट सहलाया और फिर उसकी स्पष्ट आवाज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हा, इंसानों, चारों ओर का सफेद कोहरा मेरे कब्जे में है। अगर तुम सफेद कोहरे में घुसकर भागना चाहोगे तो अब यह मुमकिन नहीं होगा। तुम सब भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। आवाज तो किसी बच्चे जैसी साफ थी, लेकिन शब्द कितने सहज थे। लिनली का समूह हैरान रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन नीलम जानवरों से उनका सामना हुआ था वे बोलते समय केवल हकलाते थे। उनकी बुद्धि भी कमजोर थी, लेकिन ये किशोर नीलम जानवर अलग था। हा, बच्चों, मेरे लिए इन्हें मार डालो। युवा नीलम जानवर प्रसन्नता से चिल्लाया। तुरंत ही अनगिनत नीलम जैसे जानवर दहाड़ते हुए उन सैकड़ों घिरे हुए लोगों की ओर झपटे। उन सैकड़ों लोगों ने बेतहाशा अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। लिनली तुरंत समझ गई कि ये सैकड़ों लोग आश्चर्यजनक रूप से विशेषज्ञ थे। उनके द्वारा किए गए हमले और उनमें छिपे गहन रहस्यों ने लिनली को भी चकित कर दिया। एक क्षण के लिए संपूर्ण विश्व गड़गड़ाहट, क्रोध भरी गर्जना और युद्ध की निरंतर ध्वनि से भर गया। राक्षस, मर जा। एक आदमी, छोटे चांदी के बालों वाला व्यक्ति जो एक लंबा भाला चलाता था, सफेद रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गया। सूर्य की तरह चमकते हुए जैसे ही वह हवा को चीरता हुआ सीधे उस प्यारे किशोर नीलम जानवर की ओर बढ़ा। वह किशोर नीलम जैसा जानवर दुष्टता से मुस्कुराया। लापरवाही से हाथ हिलाते हुए बैंगनी रंग की एक किरण निकली और चांदी जैसे बालों वाले आदमी के शरीर से टकराई। चांदी जैसे बालों वाला आदमी हवा से नीचे गिर पड़ा और तुरंत मर गया। ओह, तुम मौत की तलाश में थे?
किशोर नीलम जानवर ने तिरस्कार पूर्वक कहा। लिनली का समूह हैरान रह गया। आत्मा पर हमला, बेबे ने स्तब्ध होकर कहा। और इसके भीतर अजीबोगरीब गहरे रहस्य छिपे हैं। क्या यह नीलम जानवर अपने हमलों में कानूनों का उपयोग करने में सक्षम है? लिनले का चेहरा बदल गया। वह किशोर नीलम जानवर निश्चित रूप से कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह उन अन्य साधारण नीलम जानवरों से बिल्कुल अलग था। वे सभी इंसान उच्च देवता होने चाहिए। मेरी तरह वे भी यहाँ बहुत लंबे समय से हैं। गर्लन ने स्तब्ध होकर कहा। अभी अभी उस छोटे से राक्षस ने जिसे मारा वह एक बहुत शक्तिशाली उच्च देवता था, और वह एक ही वार में मारा गया। उस छोटे से राक्षस की शक्ति। गर्लन के पास शब्द नहीं थे। ये किस प्रकार की शक्ति थी? असुर की शक्ति। चलो जल्दी से चलें, लिनली ने जल्दी से कहा। बहुत भयानक है, चलो चलें, बेबे ने सहमति जताई। तुरंत ही लिनली का समूह मुड़ा और चला गया। दूर युद्ध के मैदान में नीलम जैसे भीमकाय प्राणी के सिर पर खड़े उस छोटे से किशोर राक्षस ने हाथ हिलाया और बैंगनी प्रकाश की एक किरण एक और शक्तिशाली उच्च देवता के शरीर में घुस गई, जिससे वह तुरंत मर गया। और फिर उसने अचानक अपना सिर लिनली की ओर देखते हुए बुदबुदाया, ओह, मैं तो बाद में तुमसे निपटने की तैयारी कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी देर देखने के बाद तुम इतने डर जाओगे कि भाग जाओगे। और फिर उस युवा नीलम जानवर ने जोर से पुकारा, बच्चों, पीछा करो। उसकी स्पष्ट आवाज ने आकाश को हिला दिया। तुरंत अनगिनत नीलम जैसे जानवर दहाड़ने लगे और अनगिनत नीलम जैसे जानवर तेज गति से उस दिशा में सरपट दौड़ने लगे जिस ओर वह छोटा सा किशोर जानवर अपना पंजा तान रहा था। जमीन पर बस कुछ लाशें ही बची थीं। वे सैकड़ों उच्च देवताएं मर चुके थे। पुस्तक 15, अमूल्य खजाना, अध्याय 39, अपनी जान बचाकर भागना। अनगिनत नीलम जैसे जानवर सरपट दौड़ते हुए आगे बढ़े, और जिन पहाड़ों के पास से वे सरपट दौड़े वे भी कांपने और हिलने लगे। अनगिनत गर्जनाएं गूंजी जो गरज की तरह गूंज रही थीं। हालांकि सबसे ऊंची आवाज एक स्पष्ट पुकार थी जिसने आकाश को गूंज दिया, बच्चों, जल्दी करो, उन्हें पकड़ो, जल्दी करो। लिनली का समूह अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सका। वे सब जानते थे कि यह उस युवा नीलम जानवर की आवाज थी। लिनली बिजली की तरह तेज दौड़ रहा था, उल्कापिंड की तरह आगे बढ़ता हुआ अमेथिस्ट पर्वतों के खाली परिदृश्य में तेजी से आगे बढ़ रहा था। कभी कभी पहाड़ की चट्टानों से नीचे छलांग लगाता, कभी कभी अपने ड्रैकोनिक पंजों और पैरों का इस्तेमाल करके तेजी से पहाड़ों पर चढ़ जाता। अमेथिस्ट पर्वतों के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी उड़ नहीं सकता था। जल्दी जल्दी। आगे की ओर दौड़ते हुए लिनली ने दिव्य अनुभूति से उन्मत्त होकर चिल्लाया। उन 6 लोगों में से पीछे वाले समूह का नेतृत्व ओलिविया और गालन कर रहे थे। ओलिविया तो आखिर एक देवता ही था, और उसका शरीर शुरू से ही लिनली जितना मजबूत नहीं था। इस बीच गालन ने अग्नि के मूल नियमों का प्रशिक्षण लिया था, इसलिए उसे गति में कोई बढ़त नहीं थी। हा, तुम भाग नहीं पाओगे, किशोर नीलम जानवर ने प्रसन्नता से कहा। लिनली का समूह बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए बेतहाशा सफेद कोहरे की ओर दौड़ पड़ा। जब तक विरोधी उन्हें देख नहीं पाएंगे वे सुरक्षित रहेंगे। स्विश। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उस युवा नीलम जानवर ने ढेर सारा सफेद कोहरा अपने पेट में निगल लिया, और जिस इलाके में लिनली का समूह था वहां अब सफेद कोहरा बिल्कुल नहीं था। युवा नीलम जानवर ने खुशी से कहा, हा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे दौड़ते रहोगे। अरे बच्चों, तेज चलो। नीलम जैसे जानवरों का समूह लिनली के समूह से कई किलोमीटर दूर था। हालांकि इतनी देर तक पीछा करने के बाद वे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। आखिरकार नीलम जानवर आश्चर्यजनक रूप से तेज थे। फुश। हवा की तरह तेजी से, बिजली की तरह चमकते हुए लिनली का समूह तेज गति से दौड़ता रहा। हालांकि उनके पीछे बैंगनी परछाइयों की वे किरणें उनका पीछा करती हुई चमक रही थीं, जिससे लिनली के समूह पर दबाव का एहसास हो रहा था। ये नीलम जैसे जानवर सचमुच बहुत तेज दौड़ते हैं, बेबे ने घबराहट में कहा। आगे लोग हैं। लिनली की आंखें अचानक चमक उठीं। आगे लगभग 100 मीटर की दूरी पर 10 से ज्यादा लोग घबराहट में तेज गति से भाग रहे थे और बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे डरे हुए हों। गति के मामले में लिनली का समूह उनसे कहीं ज्यादा तेज था। लिनली तुरंत समझ गई, इन लोगों ने शायद नीलम जानवरों की दहाड़ें सुन ली हैं और भागना चाहते हैं। बस उनकी गति बहुत धीमी है। उसी समय लिनली को अचानक एक योजना सूझी। मुड़ो। लिनली ने अचानक मानसिक संदेश भेजा। बोलने के बाद लिनली जमीन से उछलकर दूर की ओर धनुष से निकले तीर की तरह उछल पड़ा। डलिया, बेबे और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से लिनली के पीछे पीछे चल पड़े और थोड़ा मुड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। लिनली जिस दिशा में दौड़ रहा था वह उन 10 से ज्यादा दूर खड़े लोगों से अलग थी। जहां तक नीलम जानवरों का सवाल है, वे लगातार पीछा कर रहे थे और हमला कर रहे थे। नीलम जानवरों की लहर का एक हिस्सा उन 10 लोगों की ओर बढ़ा जो आज ही नीलम पर्वत पर पहुंचे थे। उनमें से ज्यादातर देवता थे और बाकी अर्धदेव। नीलम जानवरों के सामने वह थोड़ी सी शक्ति कुछ भी नहीं थी जिससे वे विरोध करने में असमर्थ हो गए। दहाड़ दहाड़। जंगली नीलम जानवर अपने 4 मजबूत अंगों पर आगे बढ़ते हुए दहाड़ रहे थे। उन 10 जानवरों की गति बहुत धीमी थी और उन कई नीलम जानवरों ने उन्हें रौंद डाला। नीलम जानवरों ने जानबूझकर उन्हें रौंद डाला, सीधे उनके सिरों पर पैर रख दिए। क्रंच। उनके सिर कुचले गए और चकनाचूर हो गए और उनकी दिव्य चिंगारियां बाहर निकल आईं। इससे वे नीलम जैसे जानवर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए और दहाड़ते हुए सरपट दौड़ते रहे। सिर्फ कोहरे की लहर वाले दिन ही उन्हें ऐसा मौका मिलता था। एक बार ये दिन खत्म हो गया तो उन्हें यह मौका फिर नहीं मिलेगा।
जाहिर है आज उन्हें थोड़ा पागल होना पड़ेगा। हाँ, तुम दौड़ते रह सकते हो, लेकिन देखते हैं कौन तेज दौड़ता है। युवा नीलम जानवर नीलम के सिर के ऊपर खड़ा होकर खुशी से हंस रहा था। वर्तमान में लिनली उनके पीछे नीलम जानवर की लहर से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थी। कुछ ही क्षणों बाद दूरी घटकर 50 मीटर रह गई। 30 मीटर, 20 मीटर। हमें क्या करना चाहिए? जेरोड ने दिव्य ज्ञान से बेचैनी से कहा। वह उन झुलसा देने वाली सांसों की गर्मी को अपने शरीर तक पहुंचते हुए महसूस कर सकता था और उस घनी दुर्गंधयुक्त देह की गंध को सूंघ सकता था। नीलम जैसे जानवरों की गंध। जेरोड को इस तरह की गंध से नफरत थी। अपना मुंह बंद करो, बेबे ने दिव्य अनुभूति से चिल्लाकर कहा। अपनी जान बचाकर भागते रहो, भाग सको तो भाग जाओ। लिनली चुपचाप तेज रफ्तार से दौड़ता रहा। एमेथिस्ट पर्वत बहुत चौड़े थे और वहां कई पर्वत चोटियां थीं। स्वाभाविक रूप से इस तरह का रास्ता आसान नहीं था। कभी कभी कोई पर्वत श्रृंखला होती तो कभी कोई घाटी। लिनली का समूह पहाड़ों पर पहुंचकर उन पर चढ़ता और चट्टानों पर पहुंचकर नीचे उतरता। जब वे घाटी के अंत तक पहुंचते तो फिर वापस ऊपर चढ़ जाते। संक्षेप में कहें तो वे संकोच नहीं कर सकते थे। यदि वे हिचकिचाते तो पकड़े जाते। हाँ, तुम मरने वाले हो। किशोर नीलम जानवर बहुत उत्साहित था। जिस नीलम जैसे विशालकाय जानवर पर वह सवार था, उसने अपने तीखे पंजे लहराते हुए झुंड के पीछे भागते हुए गालन की ओर झपट्टा मारा। 7 मीटर ऊंचा यह नीलम जैसा जानवर उन अनगिनत नीलम जैसे जानवरों में सबसे शक्तिशाली था, जो गालन की हाईगॉड कलाकृति को आसानी से तोड़ सकता था। गरलान। जारोड ने गरलान को झट से पकड़ लिया, लेकिन उन तीखे पंजों की गति बहुत तेज थी। मृत्यु के क्षण में गर्लन के शरीर से अचानक एक और गर्लन निकला। जाहिर है ये गर्लन का दिव्य प्रतिरूप था। एक स्लैश ध्वनि के साथ पंजों ने गर्लन के एक अंग को चीर दिया और एक दिव्य चिंगारी बेतहाशा उड़ी। जारोड आश्चर्यचकित और क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने एक ईश्वर स्तरीय दिव्य क्लोन खो दिया। गर्लन के पास दुखी होने का समय नहीं था। इस समय अगर वह बच भी पाती तो कितना अच्छा होता। आगे की ओर तेजी से दौड़ते हुए लिनली को एहसास हुआ कि स्थिति कितनी खतरनाक हो गई है। उसे उस विशालकाय नीलम की परछाई का आभास हो रहा था। अचानक लिनली ने देखा कि आगे क्या आ रहा है और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। आगे एक खाई है। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए लिनली, डेलिया, बेबे, ओलिविया, गार्लान और जेरोड, ये 6 लोग कोहरे से घिरी घाटी में आगे बढ़ गए। हालांकि उन्हें घाटी के अंदर की स्थिति का अंदाजा नहीं था, फिर भी उनमें से किसी ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। पीछा करो, पीछा करो। युवा नीलम राक्षस बहुत उत्साहित था। नीलम राक्षस पर सवार होकर वह भी नीचे कूद पड़ा। कई नीलम जैसे जानवर बेतहाशा उस खाई में कूद पड़े जो बेहद चौड़ी थी। घाटी के एक तरफ से दूसरी तरफ दर्जनों किलोमीटर की दूरी थी। सफेद कोहरे में दूसरी चट्टान को देखना बिल्कुल नामुमकिन था। फुश फुश। जब वे सब नीचे उतरे तो हवा चीखने लगी। लिनली के 6 लोगों के समूह ने न केवल आश्चर्यजनक गुरुत्वाकर्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अपनी गति को तेज कर दिया। वे 6 लोग बिजली की गति से नीचे उतरे। ये घाटी दर्जनों किलोमीटर गहरी थी, लेकिन लिनली के समूह की आश्चर्यजनक गति को देखते हुए वे लगभग एक पल में ही नीचे पहुंच गए। घाटी की जमीन कठोर चट्टानों से बनी थी। उन्होंने न सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का प्रतिरोध किया था, बल्कि उनकी गति भी बढ़ गई थी। इतनी तेज रफ्तार से इतनी कठोर चट्टानों से टकराकर एक उच्चदेव का शरीर भी घायल हो जाता। स्वूश। जब वे जमीन से सिर्फ 10 मीटर दूर थे, लिनली अचानक बेतहाशा धीमी हो गई और हल्की हवा के झोंके की तरह जमीन पर गिर पड़ी। डेलिया की बात करें तो वह शान से गायब हो गई। उसका शरीर हवा के झोंके में बदल गया, फिर एक ठोस शरीर में बदल गया। ओलिविया, जेरोड और गार्लान के पास भी गति कम करने के अपने अपने तरीके थे। ये बहुत ही सामान्य था, लेकिन बेबे ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। धमाका। जमीन कांप उठी और बेबे 20-30 सेंटीमीटर जमीन में धंस गया। एमेथिस्ट पर्वत की चट्टानों की कठोरता को देखते हुए कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसे जमीन में इतनी गहराई तक धंसने के लिए कितना जोरदार प्रहार करना पड़ा होगा, लेकिन बेबे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी ने भी बेबे की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि समय ही नहीं था। भागो। लिनले का 6 लोगों का समूह तेजी से आगे की ओर दौड़ा। नीलम जैसे जानवरों के पास न तो कोई दैवीय शक्ति थी और न ही वे नियमों के किसी गूढ़ रहस्य को जानते थे, इसलिए वे सामान्य गति से नीचे गिरे और उनकी गति में कोई तेजी नहीं आई। जमीन पर उतरते उतरते वे जमीन पर बुरी तरह से गिर गए। टकराना टकराना टकराना। उल्कापिंडों के गिरने की तरह हर नीलम जानवर जमीन पर जोर से धंसा, फिर तुरंत आगे की ओर भागने लगा, मानो टक्कर का उन पर कोई असर ही न हुआ हो। छोटा नीलम जानवर लगातार गुस्से में चिल्ला रहा था, जल्दी करो, हमारे और उनके बीच की दूरी और बढ़ गई है। उतरते समय लिनली का 6 सदस्यीय समूह अधिक तेज था और इस प्रकार दोनों समूहों के बीच की दूरी पुनः 50 मीटर तक बढ़ गई थी। लिनली के 6 लोगों के समूह ने धमाके की आवाजें सुनकर मन ही मन उन अनगिनत नीलम जैसे जानवरों के भयानक दृश्य की कल्पना की जो उनका पीछा कर रहे थे। उनके दिल कांप उठे और वे सब अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। अगर वे सचमुच पकड़े गए होते तो उन अनगिनत नीलम जैसे जानवरों का कुचलना ही उन्हें खत्म करने के लिए काफी होता। आगे एक झील है। लिनली ने तुरंत देखा कि सफेद कोहरे के भीतर एक झील थी। लिनली के 6 लोगों के समूह ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत झील के पानी में उतर गए। पीछा किए जाने पर चाहे उनके सामने चाकुओं का पहाड़ हो या आग की लपटों का समंदर, वे फिर भी आगे बढ़ते।
आखिरकार अगर वे हिचकिचाते और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते तो उनकी गति धीमी हो जाती और इस तरह उनके पीछे खड़े नीलम जैसे जानवर उन्हें पकड़ लेते। उस क्षण झील के किनारे कई नीलम जैसे जानवर दिखाई दिए। नीलम जैसे भीमकाय जानवर के सिर पर खड़े होकर उस किशोर नीलम जानवर ने भौहें चढ़ाईं और दुखी होकर कहा, वे पानी में चले गए। क्या उन्हें पता है कि मुझे पानी से नफरत है? हम इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। तुरंत ही किशोर नीलम जानवर ने जोर से कहा, बच्चों तुम सब नीचे जाओ और उन लोगों को पकड़ लो। रोआ रोआ रोआ। देखते ही देखते अनगिनत नीलम जानवर गुस्से से दहाड़ने लगे और आगे वाले झील में कूद पड़े। बार बार प्लॉप प्लॉप की आवाज निकालते हुए वे झील में घुस गए। जबकि उसी समय उस किशोर समेत कई अन्य नीलम जानवरों ने झील के किनारों को घेर लिया। इस पूरी झील को घेर लो, उस नन्हे जानवर ने दांत पीसते हुए कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसे बच निकलते हैं। मेरी नज़र जिस किसी खिलौने पर भी पड़ी वह कभी बचकर नहीं निकल पाया। बोलते हुए उसने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी। लिनली के 6 लोगों के समूह ने झील में प्रवेश करते हुए पानी के नीचे एक संकरा रास्ता खोज लिया था। वे लगातार उसमें आगे बढ़ते रहे। ये छोटा सा संकरा रास्ता वास्तव में ऊपर की ओर जा रहा था। इसका पहला हिस्सा पानी के नीचे था, लेकिन दूसरा हिस्सा पानी के ऊपर था। लिनली का समूह जल्दी ही रास्ते के अंत तक पहुंच गया। ये छोटा रास्ता एक नहर था जो एक पहाड़ी गुफा की ओर जाता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी बड़ी बारीकी से बनाई गई गुफा बना पाएगा। जेरोड बहुत खुश हुआ। तभी लिनली के समूह ने राहत की सांस ली। गुफा का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर उन्होंने देखा कि यह स्पष्ट रूप से दूसरों द्वारा खोदी गई थी। लिनली खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एमेथिस्ट पर्वत के पत्थर अतुलनीय रूप से मजबूत हैं। इतनी विशाल गुफा को तराशने के लिए किसी को किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होगी और इसमें कितना समय लगा होगा। बेबे अपने गॉडस्पार्क खंजर का उपयोग करके उस चट्टान को तोड़ने में सफल हो पाए थे। लिनली, क्या नीलम जानवर हमें यहाँ खोज पाएंगे? डेलिया अभी भी कुछ चिंतित थी। ये ठीक है, लिनली ने सांत्वना देते हुए कहा। गारलान के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो किसी संकट से बच निकलने के बाद पैदा हुई थी। उसने कहा, डेलिया चिंता मत करो। हालांकि वे नीलम जैसे जानवर बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे किसी भी गूढ़ रहस्य या प्राकृतिक नियमों को नहीं समझते और ऐसा लगता है कि वे दैवीय ज्ञान का उपयोग करना भी नहीं जानते। झील की तलहटी में जंगली घास के बीच छिपे ये छोटे छोटे रास्ते इतने छिपे हुए हैं कि वे आसानी से उन्हें खोज नहीं पाएंगे। लिनली के समूह ने भी थोड़ा सिर हिलाया। पानी में उतरने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी दिव्य इंद्रियों को आसपास के क्षेत्र की जांच के लिए फैला दिया। जब वे उस छिपे हुए छोटे से रास्ते से गुजरे तो समूह की दिव्य इंद्रियों ने स्वाभाविक रूप से उसे खोज लिया। ठीक है, हमें डरने की क्या बात है। अगर उन्होंने उस छिपे हुए छोटे से रास्ते को खोज भी लिया तो रास्ता बहुत संकरा है, जबकि वे नीलम जैसे जानवर इतने विशाल हैं। क्या वे उसमें समा पाएंगे? बेबे ने तिरस्कार से कहा। नीलम जैसे जानवर शारीरिक रूप से काफी बड़े थे। उनके अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं था। बेबे सच बोल रही है। कोई बात नहीं, सब लोग हम यहाँ आराम कर सकते हैं। लिनली ने कहा। नहीं, ये बेकार है। जेरोड ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। सुरंग चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, नीलम जैसे जानवर फिर भी अंदर घुस जाएंगे। नीलम जैसे जानवर अपना शरीर बदलने में सक्षम होते हैं। उनके शरीर बदल रहे हैं। लिनली को आश्चर्य हुआ। यदि वे सचमुच अपने शरीर को बदलने में सक्षम हो जाएं तो ये भयानक होगा। गारलान ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, हालांकि नीलम जैसे जानवर अपना आकार स्वतंत्र रूप से नहीं बदल सकते, फैल या सिकुड़ नहीं सकते, बल्कि उदाहरण के लिए वे खुद को छोटा कर सकते हैं 1 मीटर की ऊंचाई तक, लेकिन उनकी लंबाई कई गुना बढ़ जाएगी। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो उनके पूरे शरीर का आकार नहीं बदलता। लिनली को समझ आने लगा। ये एमेथिस्ट जानवर पानी की तरह थे जो कई रूपों में बदलने में सक्षम थे, लेकिन कुल मिलाकर उनका आकार एक ही रहता था। लिनली ने सुरंग को घूरते हुए धीरे से कहा, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमें खोजा न जाए। एक बार पकड़ा गया तो हमारे पास भागने की भी जगह नहीं होगी। चिंता मत करो। गारलान की हंसी बहुत शानदार थी। हमें इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। इसके अलावा एक बार कोहरे की लहर खत्म हो जाने पर ये नीलम जैसे जानवर गायब हो जाएंगे। तब तक हम किसी भी खतरे में नहीं होंगे और एक लंबा आराम से जीवन जी पाएंगे। लिनली ने गहरी सांस छोड़ते हुए मन ही मन कहा, मुझे उम्मीद है कि आज का दिन सुरक्षित गुजर जाएगा। एक बार आज गुजर गया तो सब सुरक्षित हो जाएगा। पुस्तक 15 अमूल्य खजाना, अध्याय 40 एमेथिस्ट पर्वतों में जीवन। घाटी के भीतर झील के किनारों को घेरे हुए बड़ी संख्या में नीलम जानवर थे और युवा नीलम जानवर नीलम विशालकाय जानवर के सिर के ऊपर खड़ा होकर झील को घूर रहा था। एक के बाद एक नीलम जैसे जानवर झील के पानी को छोड़कर किनारे पर लौट आए। सभी के सिर झुके हुए थे। तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें वहाँ भागे हुए कुछ लोग भी नहीं मिल रहे। वह छोटा सा जानवर गुस्से से भर गया। एक भी नीलम जानवर ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। युवा जानवर ने कुछ सोचा, हम झील के किनारे पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। कोहरे की लहर का दिन खत्म होने वाला है। हम इस तरह समय बर्बाद नहीं कर सकते। युवा नीलम जानवर ने तुरंत जोर से चिल्लाया, बच्चों चलो, हम ये जगह छोड़ रहे हैं। चलो इंसानों को मारते रहें। दहाड़। तुरंत अनगिनत नीलम जानवरों ने उत्तेजित दहाड़ लगाए। वे भी मारना चाहते थे। आखिरकार कोहरे की लहर आने में अनगिनत साल लग जाएंगे और सिर्फ ऐसे ही दिनों में उन्हें बाहर आने की इजाजत थी। इस दिन उनका समय बहुत कीमती था। अगर उन्होंने अपना सारा समय यहीं बर्बाद कर दिया तो उन्हें लगेगा कि यह सब बेकार था।
दहाड़ते हुए अनगिनत नीलम जानवर उस किशोर नीलम जानवर के पीछे चले गए। मैंने उन लोगों को याद कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि अगली फॉग वेव आने तक तुम जिंदा होगे। उस समय मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। उस युवा नीलम जानवर की साफ आंखों में चालाकी की झलक दिख रही थी। अपने नरसंहार के रास्ते पर चलते हुए कई नीलम जानवर पूरे इलाके में फैल गए। कई इंसानों को पकड़कर मार डाला गया। कोहरे की लहर ने कई देवताओं को यहाँ लाया था, जिनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा थी, लेकिन उनका इतना वध किया गया कि 10 में से 1 से भी कम बच पाए। बचे हुए लोगों की संख्या, यहाँ तक कि वे भी जो पहले से ही नीलम पर्वतों पर मौजूद थे, 1 करोड़ से भी कम थी। रक्त सूर्य के अस्त होने और बैंगनी चंद्रमा के उदय होने के बाद कोहरे की लहर का दिन समाप्त हो गया। लेकिन निस्संदेह, चूंकि एमेथिस्ट पर्वत सदैव सफेद कोहरे से ढके रहते थे, इसलिए कोई भी रक्त सूर्य या बैंगनी चंद्रमा को नहीं देख सकता था। हालांकि एमेथिस्ट पर्वत मानो घड़ी की सुई की तरह चल रहे थे। उन 108 राक्षसी एमेथिस्ट खोहों से निकले एमेथिटों की संख्या कम हो गई और वे अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए। एमेथिस्ट पर्वतों के बाहर 18 महान कुलों की सेनाएं रुक गईं और उन्हें प्राप्त हुए एमेथिटों की संख्या पर खुशी हो रही थी। नीलम पर्वतों के भीतर वे नीलम जानवर तुरंत वापस लौट गए और नीलम पर्वतों में तेजी से गायब हो गए। वहां बहुत सारे नीलम जानवर थे, लेकिन अब बहुत कम देवता बचे थे। लिनली का समूह उस गुफा में होने के कारण समय बीतने का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। उन्होंने 10 घंटे से ज्यादा इंतजार किया। अगले दिन ही वे झील से बाहर निकले। घाटी में झील के किनारे लिनली का 6 लोगों का समूह आराम कर रहा था। जेरोड का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। कृतज्ञता से उसने कहा, कोहरे की लहर का दिन आखिरकार खत्म हो गया। इस दिन के बाद हम अगले 100 मिलियन साल तक शांति से रह पाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं, जेरोड, लगातार 2 कोहरे की लहर वाले दिन झेल पाऊंगा। जीवित रहने के लिए एक दिव्य क्लोन को खोना भी सार्थक है। गर्लन को भी बहुत खुशी हुई। लिनली ने जेरोड और गालन की तरफ देखा। वह समझ गया कि उनकी खुशी उनके दिल की गहराइयों से निकल रही थी। वह खुद को उलझन में डाले बिना नहीं रह सका और उसने पूछा, जेरोड, इन एमेथिस्ट पहाड़ों के नीचे हमारी दृश्यता 1 या 200 मीटर तक ही सीमित है। ये हमेशा सफेद कोहरे से ढका रहता है और हम बाहर नहीं जा सकते। क्या तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है? लिनली के शब्दों ने बेबे और ओलिविया के दिलों में सहमति की भावना पैदा कर दी। एमेथिस्ट पर्वतों में कोहरे की लहर वाले दिन को छोड़कर लगभग कोई खतरा नहीं था, लेकिन उस शक्तिशाली प्रतिबंधक शक्ति से हमेशा के लिए बंधे रहना और उड़ भी न पाना, जबकि साथ ही सिर्फ 100 मीटर की दूरी तक ही देख पाना, लंबे समय तक इसी स्थिति में सीमित रहना वाकई बहुत उबाऊ और दर्दनाक होगा। जेरोड और गालान ने एक दूसरे को देखा और दोनों हंसने लगे। जेरोड ने लिनली की तरफ देखा। लिनली, बात यह नहीं है कि हम बाहर नहीं जाना चाहते, बात यह है कि इस बदनाम जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब हम बाहर नहीं जा सकते तो हम और क्या कर सकते हैं? हम बस चुपचाप जिंदगी का मजा लेंगे। कम से कम मेरे पास अभी भी गालन तो है। गालन का चेहरा हल्का लाल हो गया। जेरोड की ओर उसकी नजरों से उसके गहरे प्यार का हल्का सा आभास हो रहा था। आखिरकार लगभग अनंत काल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद अब वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि हम जा नहीं सकते, बेबे बड़बड़ाए। चलो सीधे चलते हैं। अगर हम उड़ नहीं सकते तो हम एमेथिस्ट पर्वत के छोर तक पैदल चलेंगे। चलते रहो। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि हम बाहर नहीं जा सकते। अगर हम छोर तक चले तो मैं जमीन में बिल बना दूंगी और जमीन से ही निकल जाऊंगी। एमेथिस्ट पर्वत के क्षेत्र के बाहर की जमीन संभवतः इतनी कठोर नहीं होगी, तुम समझ नहीं पाओगे, गार्लान ने जोर देकर कहा। एमेथिस्ट पर्वतों का गुरुत्वाकर्षण सिर्फ ऊपर या नीचे नहीं है। ऐसा लगता है मानो पूरा एमेथिस्ट पर्वत हर दिशा में गुरुत्वाकर्षण लगा रहा हो। चाहे तुम जमीन पर हो, जमीन के नीचे हो या हवा में, तुम एमेथिस्ट पर्वतों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित जरूर होगे। क्या? लिनली चौंक गई। उन्होंने स्वयं उस पुस्तक में नियमों के गहन रहस्यों का वर्णन पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण स्थान के संबंध में वे जानते थे कि यह किसी निश्चित क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण स्थान बनाने के बराबर है, लेकिन लिनली ने कभी नहीं सुना था कि किसी पूरे क्षेत्र में हर दिशा में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा किया जा सके। एमेथिस्ट पर्वत एक विशाल चुंबक की तरह थे। चाहे कोई व्यक्ति पहाड़ों के नीचे, किनारे पर या ऊपर हो, उसे गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना ही पड़ेगा। और गुरुत्वाकर्षण के अलावा वहाँ एक अजीब हवा का क्षेत्र भी है। उस क्षेत्र से बाहर निकलना तो दूर की बात है, जेरोड ने कहा, फिर हंसा। डेलिया, लिनली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गार्लान और मैं अब यहाँ से निकलेंगे। जेरोड और उसकी पत्नी के जाने के बाद लिनली, डेलिया, बेबे और ओलिविया ने हार नहीं मानी। हालांकि उन्होंने जेरोड की बातें सुनी थी, लेकिन जब तक उन्होंने खुद उसे देखा नहीं तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। फौरन वे चारों एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने लगे। जिस घाटी में लिनली थी वह एमेथिस्ट पर्वत की सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर थी। एमेथिस्ट पर्वतों का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा था और लिनली का समूह भी इतनी तेजी से यात्रा नहीं कर पाया। एमेथिस्ट पर्वतों के किनारों तक पहुंचने में उन्हें आधा महीना लग गया। हालांकि जैसे ही लिनली के समूह ने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक भयानक रूप से शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल ने तुरंत उनके पूरे शरीर को प्रभावित किया और उन्हें तुरंत एमेथिस्ट पर्वतों में वापस खींच लिया। ये बहुत विचित्र था। एमेथिस्ट पर्वत की सीमा पर पत्थरों पर खड़े होकर लिनली के समूह को अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे आगे की ओर एक कदम बढ़ाते, उन्हें अचानक ऐसा महसूस होता कि गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें वापस एमेथिस्ट पर्वत की ओर खींच रहा है। लिनली ने ऐसे विचित्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बारे में कभी नहीं सुना था।
गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण वास्तव में एमेथिस्ट पर्वत के आसपास केंद्रित था और हर दिशा में खींचता था। वे एमेथिस्ट पर्वत से बाहर एक कदम भी नहीं चल सकते थे। वे कैसे निकलेंगे? लिनली के समूह ने सरहद पर पूरा 1 महीना बिताया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार लाचार होकर उन्होंने हार मान ली। चारों ने सरहद से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी खोह को चुना और वहीं रहने लगे। पहाड़ की खोह में लिनली के वायु, पृथ्वी और अग्नि क्लोन सभी प्रशिक्षण ले रहे थे, जबकि लिनली का मूल शरीर डेलिया के साथ था। लिनली आराम से जमीन पर बैठा था, उसकी पीठ पत्थर की दीवार से टिकी हुई थी। डेलिया भी लिनली के बगल में लेटी हुई थी। डेलिया ने लिनली को देखने के लिए अपना सिर उठाया। डेलिया मन ही मन समझ गई थी कि लिनली हमेशा से ही रोमांच से भरी जिंदगी चाहता था। अगर उन्हें सचमुच यहीं एमेथिस्ट पर्वतों में अनंत काल बिताना पड़े तो ये बिल्कुल अकल्पनीय था। डेलिया को अभी भी वह महीना याद है जो उन्होंने एमेथिस्ट पर्वत की सीमाओं पर बिताया था तथा लगातार परीक्षण करते रहे थे। दरअसल साधारण परीक्षण 1 महीने में पूरे किए जा सकते थे। हालांकि क्योंकि लिनली और ओलिविया हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक तरकीबें निकाली और चीजों को परखने की कोशिश की। वे सब यहाँ से निकलकर नरक लोक लौट जाना चाहते थे, लेकिन 1 महीने तक जिद करने के बाद लिनली ने आखिरकार हार मान ली। डेलिया समझ गई कि लिनली अपने दिल में अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लिनली, क्या तुम सचमुच जाना चाहती हो? डेलिया ने धीरे से कहा। शायद तुम्हें उस नीले पानी की एक बूंद की जरूरत हो। लिनली ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए डेलिया की ओर देखा। लिनली ने डेलिया और बेबे को सॉवरेन माइट के बारे में बताया था, जब वे ज्वालामुखी टाइटन फुसरो के चले जाने के बाद 20 साल तक प्रशिक्षण में रहे थे। वे सभी जानते थे कि लिनली का आखिरी तुरुप का पत्ता सॉवरेन माइट ही था। संप्रभु की शक्ति का उपयोग करके वह निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का विरोध करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त होगा, लेकिन वह इसका उपयोग कैसे कर सकता था? लिनली ने अपना सिर हिलाया। उस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिरोध करने के लिए सॉवरेन माइट का इस्तेमाल करके भी ये कहना मुश्किल है कि मैं उस अराजक क्षेत्र से बाहर उड़ पाऊंगा या नहीं। डेलिया, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि पहले भी ऐसे उच्चदेव थे जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन अजीब सी हवा के उस अराजक क्षेत्र में पहुंचने पर भी वे बाहर नहीं उड़ पाते थे। अगर मैं प्रभु की शक्ति का उपयोग करूं और फिर भी बाहर न निकल पाऊं तो यह विनाशकारी होगा। इसके अलावा सॉवरेन की शक्ति बेहद कीमती है, हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। जब तक कोई बेहद जरूरी काम न हो जाए, इसका इस्तेमाल सिर्फ मौत के समय ही किया जा सकता है। लिनली समझ गया कि अगर किसी नाजुक घड़ी में इसका इस्तेमाल किया जाए तो सॉवरेन की शक्ति न सिर्फ उसे बचा सकती है, बल्कि डेलिया और बाकियों को भी बचा सकती है। ये खेल बदलने वाला खजाना था। वह इसे आसानी से कैसे खर्च कर सकता था, लेकिन 1 खरब साल से यहाँ रह रहे हो, क्या तुम इसे झेल पाओगे? डेलिया ने धीरे से कहा। लिनली ने अपना हाथ बढ़ाया और डेलिया को अपनी बाहों में भर लिया। धीरे से उसने कहा, डेलिया, ये तो बस 1 खरब साल है। जेरोड इसे झेल सकता था, मैं क्यों नहीं? तुम्हारे साथ अगर मुझे यहाँ अनंत काल भी बिताना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। डेलिया का दिल द्रवित हो गया और लिनली ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। लिनली, तुम्हें क्या लगता है साशा और टेलर अब कैसे होंगे? यूलान महाद्वीप में क्या हो रहा है? लिनली की बाहों में लेटी हुई डेलिया ने धीरे से कहा। अपने बेटे और बेटी के बारे में सोचकर लिनली मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे काफी अच्छे होंगे, कौन जाने उन्हें मेरी याद आ रही होगी या नहीं। डेलिया भी हंस पड़ी। सिर उठाकर उसने लिनली की तरफ देखा। होंठ भींचते हुए उसने कहा, जाहिर है उन्हें तुम्हारी याद आती होगी, उनके पिता। हालांकि टेलर और साशा ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनके शक्तिशाली सर्वशक्तिमान पिता नरक लोक की एक पर्वत श्रृंखला में फंसे हुए हैं और शायद अनगिनत सालों तक यहीं रहेंगे। लिनली भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी, लेकिन फिर यह एक आह में बदल गया। उसने अपनी नजर सफेद कोहरे की ओर घुमाई, मानो उसके पार यूलान महाद्वीप देख रहा हो। हम अब नरक लोक में रह रहे हैं। यूलान महाद्वीप हमसे बहुत दूर है। एमेथिस्ट पर्वतों में रहते हुए लिनली का मन बहुत शांत था। उसके मूल शरीर को किसी भी नियम के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, जबकि डेलिया उच्च देवता के क्षेत्र में पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे प्रशिक्षण नहीं मिला। लिनली हर दिन डेलिया के साथ बिताता था और दोनों एक आरामदायक शांत जीवन जी रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से लिनली के पृथ्वी, वायु और अग्नि दिव्य क्लोनों ने प्रशिक्षण जारी रखा। बेबे और ओलिवियर भी प्रशिक्षण ले रहे थे तथा कभी कभी अभ्यास भी करते थे। लिनली के पवन के मौलिक नियम, ध्वनि तरंगों और संगीत के गहन रहस्यों को एक साथ मिलाकर समझने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण बहुत धीमी गति से विकसित हुए। जहां तक अग्नि के मौलिक नियमों की बात है, ये लिनली का सबसे कमजोर पहलू था और इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने बहुत धीमी गति से प्रशिक्षण लिया। केवल पृथ्वी के गहन नियम और उसके विश्व चलन के गहन रहस्यों में, जिसे लिनली किसी अन्य गहन रहस्यों के साथ नहीं मिला रहे थे, उनकी प्रशिक्षण गति में तेजी से सुधार हुआ। इस तरह शांति से जीवन जीते हुए 50 साल तेजी से बीत गए। इन वर्षों में क्योंकि वह एमेथिस्ट पर्वतों में रह रहा था और लगातार यहाँ के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो रहा था, लिनली ने पृथ्वी के नियमों के गहन रहस्यों, गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष की बुनियादी बातों में महारत हासिल करना शुरू कर दिया था। हालांकि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष एक बेहद कठिन और गहन रहस्य था, इसलिए लिनली ने मुख्य रूप से विश्व भ्रमण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। एमेथिस्ट पर्वतों में प्रवेश करने से पहले लिनली ने विश्व भ्रमण पर लगभग 20 वर्ष बिताए थे।
अब जब उन्होंने 50 वर्ष और बिता लिए थे, लिनली अंततः विश्व चलन में निपुणता के स्तर पर पहुंच गए। पहाड़ की खोह में लिनली की दिव्य पृथ्वी क्लोन, बेबे और ओलिवियर एक साथ थे। बॉस, आप वाकई कमाल के हैं। आपने तो वर्ल्ड वॉकिंग में भी महारत हासिल कर ली है, बेबे ने खुशी से कहा। विश्व भ्रमण का गहन रहस्य स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के सार से जुड़ा है और यह पृथ्वी के नियमों के 6 गहन रहस्यों में से एक सरल प्रकार का रहस्य है। इसके बावजूद मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में 70 साल से ज्यादा लग गए, लिनली ने आह भरी। पिछले 70 वर्षों में लिनली का सबसे बड़ा सुधार आत्मा में हुआ था। एमेथिस्ट पर्वतों में एमेथिस्ट की कोई कमी नहीं थी। एमेथिस्ट पर्वत के मैदान में भी अगर कोई एमेथिस्ट की गहन खोज में जाए तो एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा एमेथिस्ट मिल जाएंगे। अगर कोई राक्षसी एमेथिस्ट की खोह में जाए तो भले ही वे उतने एमेथिस्ट न उगलें जितने फॉग वेव वाले दिन जब वे विश्राम अवस्था में थे, तो दरार में एमेथिस्ट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई अपने विशाल तात्विक हाथ से कुछ एमेथिस्ट निकाल ले तो संभवतः थोड़े समय में ही वह 10 लाख एमेथिस्ट बटोर सकता है। एक बार जब ओलिविया और बेबे बोर हो रहे थे तो वे उस दरार में गए और वहां आधा महीना बिताकर 10 करोड़ से ज्यादा नीलम निकाले। बाद में बोर होकर वे वापस आ गए। नीलम पर्वतों में ये नीलम बिल्कुल बेकार थे। अन्य लोगों को एमेथिस्ट को परिष्कृत करना कठिन लगता था, लेकिन लिनली इससे अलग थे। नीलम को लगातार परिष्कृत करने और अपनी आत्मा को मजबूत करने के बाद लिनली 50 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। आखिरकार इन 50 सालों में उसकी आत्मा लगातार विकसित हो रही थी। अब जब आपके पास वर्ल्ड वॉकिंग क्षमता है तो एमेथिस्ट पर्वत पहले से भी ज्यादा सुरक्षित हैं। ओलिविया ने आह भरी। ये चट्टानें अभी भी दुनिया का हिस्सा हैं। वर्ल्ड वॉकिंग क्षमता का उपयोग करके आप चट्टानों के साथ मिलकर उनके बीच से गुजर सकते हैं। जब अगली फॉग वेव आएगी तो वर्ल्ड वॉकिंग क्षमता के कारण आप खुद को बेहतर ढंग से बचा पाएंगे। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। देवताओं का केवल 10वां हिस्सा ही पृथ्वी के नियमों में प्रशिक्षित था और उस हिस्से में भी बहुत कम ही विश्व चलन में पारंगत थे। जैरोड और गार्लान बदकिस्मत थे। दोनों में से किसी ने भी पृथ्वी के नियमों में प्रशिक्षण नहीं लिया था। वे जानते थे कि विश्व चलन का प्रशिक्षण एमेथिस्ट पर्वतों में जीवित रहने के लिए उत्कृष्ट है, लेकिन प्रशिक्षण ऐसा कुछ नहीं था जिसे आप सिर्फ अपनी इच्छा से कर सकें, भले ही आपके पास दुनिया का सारा समय हो। बॉस, एक बार कोशिश करके तो देखो, वर्ल्ड वॉकिंग कैसे काम करती है। बेबे की आंखें चमक रही थीं। लिनली हंसी। मैं शुरू में इसे आजमाना चाहती थी। लिनली ने तुरंत खुद को शांत किया और फिर वर्ल्ड वॉकिंग क्षमता का प्रयोग किया। लिनली को लगा कि वह पूरी तरह से पृथ्वी के असीम तत्वों में विलीन हो गया है। यहाँ के पत्थर प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के तत्वों से भरे हुए थे। लिनली आसानी से पत्थर को पार कर गया, तेज गति से आगे बढ़ता हुआ। बॉस गायब हो गया। दुनिया घूमना वाकई दिलचस्प है। बेबे हंसी। ओलिविया ने मन ही मन प्रशंसा से आह भरी। लिनली वाकई बहुत जबरदस्त है। उसके 3 दिव्य क्लोन हैं और अब उसने विश्व भ्रमण में महारत हासिल कर ली है। हालांकि ओलिविया के मन में उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वह आखिरकार अंधकार के नियमों में ईश्वर के स्तर तक पहुंच गया था। वर्ल्ड वॉकिंग का पहली बार उपयोग करना वास्तव में अत्यंत अद्भुत था। लिनली ने स्वेच्छा से खुद को पत्थर के आर पार जाने दिया। वर्ल्ड वॉकिंग का इस्तेमाल वाकई दिलचस्प है। हालांकि एमेथिस्ट पर्वत गुरुत्वाकर्षण बल से भरा है। वर्ल्ड वॉकिंग का इस्तेमाल करते हुए भी मेरी गति अभी भी पर्याप्त तेज नहीं है। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह से पृथ्वी के तत्वों में विलीन हो गया था, फिर भी वह गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित था। लिनली ने आगे बढ़ना जारी रखा और कई हजार किलोमीटर की यात्रा की। अचानक, लिनली को अचानक पता चला कि एमेथिस्ट पर्वत की चट्टानों के बीच एक खाली गुफा थी। इस गुफा में कोई निकास द्वार नहीं था, लेकिन यह एक पहाड़ के बीचों बीच थी। ये बहुत अजीब था। एक विचार के साथ ही लिनली का शरीर गुफा के भीतर पुनः ठोस हो गया। गुफा काफी बड़ी है। लिनली ने ध्यान से उसका निरीक्षण किया। गुफा 10 मीटर से ज्यादा ऊंची और 10 मीटर चौड़ी थी, लेकिन आसपास कोई सुरंग नहीं थी। ये गुफा पूरी तरह से बंद थी। लिनली को यह भी अंदाजा हो गया था कि यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनी होगी। वहां नक्काशी या संरचना का एक भी संकेत नहीं था। स्वाभाविक रूप से निर्मित। कितना विचित्र। लिनली ने आश्चर्य से आह भरी। 4 दिव्य जानवरों के कुल के बच्चे, तुम मेरे घर में क्यों दौड़कर आ गए? अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी। लिनली की आत्मा डर से कांप उठी और वह मुड़ा। वह प्यारा सा जवान नीलम जैसा जानवर वहां खड़ा था, अपना छोटा सा सिर उठाए लिनली को घूर रहा था। उसकी आंखें कपट से भरी थीं। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि अगली कोहरे की लहर आने तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर पाऊंगा। लेकिन तुम तो दौड़कर मेरे घर आ गए। भागो। लिनली ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वर्ल्ड वॉकिंग क्षमता का उपयोग किया। टकराना। लिनली दीवार से जोर से टकराया, बाहर निकलने में असमर्थ। तुम मेरे मैदान पर आए थे और सोचा था कि यूं ही चले जाओगे? किशोर नीलम जानवर ने आत्म प्रशंसा से भरी आंखों से घुरघुराहट की। हम अनगिनत सालों की बोरियत, लेकिन आज एक मजेदार खिलौना आ गया है। मैं इसके साथ कैसे खेलूं? लिनली को अपने दिल में बहुत दुख हुआ। वह इस पूरी तरह से बंद गुफा में सिर्फ वर्ल्ड वॉकिंग क्षमता के जरिए ही पहुंचा था। आखिरकार वह इस छोटे से जवान नीलम जैसे जानवर से कैसे टकरा गया? पुस्तक 15, अमूल्य खजाना, अध्याय 41, 500 वर्षों से फंसा हुआ। एमेथिस्ट पर्वत की गुफा में केवल लिनली और किशोर एमेथिस्ट जानवर ही मौजूद थे। अभी जब मैं अंदर गया तो साफ तौर पर इस गुफा के अंदर कोई नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि वह छोटा नीलम जानवर वहां मौजूद नहीं था। मुझे कुछ भी पता न चले, वह अचानक कैसे प्रकट हो गया?
लिनली का दिल अविश्वास से भर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। अब उसका सामना उन अनगिनत नीलम जानवरों के नेता से था, वह छोटा किशोर नीलम जानवर। मुझे क्या करना चाहिए, लिनली सोच रही थी कि कैसे भागूं। इस विशाल गुफा की दीवारों के साथ साथ फर्श पर भी हल्की बैंगनी रोशनी घूम रही थी। अगर वह विश्व चलन का इस्तेमाल भी करता तो भी वह इस अवरोध को पार करके पत्थर में विलीन नहीं हो पाता। भागने का कोई रास्ता नहीं। अरे बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम सच में अभी भी भागने के बारे में सोच रहे हो? किशोर नीलम जानवर की साफ आंखें लिनली को घूर रही थीं और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। छोड़ो भी, एक बार एक अत्यंत शक्तिशाली उच्चदेव, लगभग उसी स्तर का जिसे तुम 7 सितारा राक्षस मानोगे, यहाँ आया था। हालांकि मेरे सामने वह फिर भी आज्ञाकारी व्यवहार कर रहा था। किशोर नीलम जानवर ने अहंकार से अपना छोटा सा सिर उठाया। लिनली मन ही मन चौंक गई। 7 सितारा शैतान भी इस छोटे नीलम जैसे जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरा नाम लिनली है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? लिनली का व्यवहार बहुत सम्मानजनक था। किशोर नीलम जानवर ने जानबूझकर खांसा, फिर बोला, सुनो, मेरा नाम रीसगेम लेई सी जिंग है। मैंने पहले दूसरे विमानों में साहसिक कार्य किए हैं और मैंने परगेट्री में भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं परगेट्री में एक शक्तिशाली सेनापति हूँ। पारगेट्री के कमांडर। लिनली को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस हुआ। पारगेट्री क्या थी? जब लिनली ने नरक लोक के भूगोल के बारे में किताबें पढ़ी थीं, तब उसने परगेट्री नामक स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। तुम्हें परगेट्री के बारे में नहीं पता? किशोर नीलम जानवर ने घूर कर देखा और फिर समझ में सिर हिलाया। ओह ठीक है, तुम तो बस एक देवता हो। कई उच्च देवता भी उस जगह के बारे में नहीं जानते। ये समझ में आता है कि तुम्हें नहीं पता। हम तुमसे बात करना वाकई समय की बर्बादी है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि परगेट्री कमांडर होना क्या दर्शाता है। हम किशोर नीलम जानवर बहुत दुखी था। लिनली बस बेबसी से मुस्कुरा सकता था। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि रीसगेम नाम का यह मासूम जानवर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब मैं तुम्हें क्या सजा दूं? छोटा नीलम जानवर खड़ा हो गया। उसके मांसल छोटे पंजे उसकी ठुड्डी को रगड़ रहे थे और वह गुफा में आगे पीछे टहल रहा था, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ हो। पत्थर तोड़ने का खेल खेलूं, पिछले वाले जैसा जिसे मैंने कुचलकर मार डाला था। ये सुनकर लिनली का दिल कांप उठा। पत्थर तोड़ने का खेल, कुचलकर मार डालना। लिनली पूरी तरह से कल्पना कर सकती थी कि यह छोटा नीलम जानवर क्या क्या करने में सक्षम था। नहीं, कोई फायदा नहीं। आगे पीछे चलते हुए वह छोटा नीलम जानवर लगातार बड़बड़ा रहा था। उस छोटे नीलम जानवर की बड़बड़ाहट सुनकर लिनली का दिल बहुत ठंडा हो गया। रीसगेम नाम का ये छोटा नीलम जैसा जानवर एक भयानक आकृति है, जिसके पास अपार शक्ति है और फिर भी उसका दिल एक बच्चे जैसा है। लिनली का दिल घबरा रहा था। उसने अपना सिर नीचे करके फर्श की ओर देखा तो उसने देखा कि उसमें से एक हल्की बैंगनी रोशनी घूम रही है। ये तो बस किसी चीज की एक परत थी जिससे रीसगेम ने चुपचाप गुफा के फर्श और दीवारों को ढक दिया था, लेकिन लिनली उस बैंगनी रोशनी को हिला तक नहीं पाया। बस इसी बात से लिनली को इस युवा नीलम जानवर की अपार शक्ति का यकीन हो गया। इसके अलावा उसने उस युवा नीलम जानवर को खुद हमला करते और एक शक्तिशाली हाईगॉड को आसानी से मारते हुए देखा था। अभी तो यहाँ सिर्फ मेरा दिव्य पृथ्वी क्लोन ही है। मैं बहुत कमजोर हूँ। लिनली ने मन ही मन आह भरी। प्रभु की शक्ति और उसके हथियार सब उसके मूल शरीर पर थे। उसके दिव्य पृथ्वी क्लोन में एक भी चीज नहीं थी। फिलहाल उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की कोई क्षमता नहीं थी। ये किशोर नीलम जानवर। लिनली ने ध्यान से इस किशोर जानवर का निरीक्षण किया। नीलम जानवरों की तुलना में वह बहुत समान था। उसका पूरा शरीर बैंगनी था और उसका सिर और पीठ भी ढेर सारे कांटों से ढके थे, कुल मिलाकर 108 कांटे। नीलम जानवरों के शरीर के लिए भी यही सच था। युवा नीलम जानवर अचानक खुश हो गया और उत्साह से उछलने लगा। हा, यह मेरे पास है। अचानक उस नन्हे नीलम जानवर का चेहरा जम गया। फिर उसने मुंह के कोने से बुदबुदाया, मुझे तो मौज मस्ती करने की भी इजाजत नहीं है। और फिर उस नन्हे नीलम जानवर ने लिनली की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। बच्चे, मेरा मूड अभी बहुत खराब है, इसलिए मुझे तुम पर अपना गुस्सा निकालना होगा। अगर तुम इतने बेकार निकले तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। मिस्टर रीसगेम, आपको तो 7 स्टार फाइन्स की भी परवाह नहीं। आप मुझ जैसे मामूली देवता के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? लिनली को बहुत बुरा लग रहा था। इस नादान नीलम जैसे जानवर के इरादे शायद नेक नहीं थे। किशोर नीलम जानवर ने घुरघुराहट के साथ कहा, चुप रहो, भाड़ में जाओ अपनी माँ को। अगर मुझे बाहर निकलने से पहले अनगिनत सालों तक नीलम पहाड़ों में रहने का आदेश न दिया गया होता तो मैं तुम जैसे मामूली भगवान की क्या परवाह करता। हालांकि तुम थोड़े कमजोर हो, कम से कम जिंदा तो हो। तुम मेरे साथ खेल सकते हो। ये कहते हुए किशोर नीलम जानवर ने अपना छोटा सा पंजा बाहर निकाला और तुरंत एक काला पत्थर जिससे बैंगनी रोशनी की लहरें निकल रही थीं, उसके सामने मंडराता हुआ दिखाई दिया। लिनली उस काले पत्थर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने से खुद को रोक नहीं सकी। काला पत्थर बहुत छोटा था, बस एक उंगली के आकार का, लेकिन उससे बैंगनी प्रकाश की रेखाएं निकल रही थीं। उसके भीतर से एक अनोखी आभा की लहरें फैल रही थीं। जाओ, युवा नीलम जानवर ने अपना छोटा पंजा हिलाया। तुरंत ही काला पत्थर लिनली के ऊपर मडराने लगा और फिर बैंगनी दिव्य शक्ति की एक के बाद एक किरणें काले पत्थर से निकलकर कई जंजीरों की तरह नीचे गिरने लगीं। कुल मिलाकर बैंगनी दिव्य शक्ति की 108 किरणें थीं। बैंगनी दिव्य शक्ति की 108 किरणें काले पत्थर के भीतर से निकलीं, वृत्त बनाती हुईं और लिनली के पैरों के नीचे जमीन पर फिर से जुड़ गईं।
बैंगनी दिव्य शक्ति की 108 घुमावदार रेखाओं ने एक पूरा गोला बना दिया, जबकि लिनली उसके ठीक बीच में था। हाँ, चलो शुरू करते हैं। युवा नीलम जानवर ने अपने होठों को एक मुस्कान में तोड़ दिया। तुरंत ही बैंगनी रंग की दिव्य शक्ति की 108 किरणें तेजी से चमकने और तेज गति से घूमने लगीं, और अब ये बताना असंभव था कि दिव्य शक्ति की 108 किरणें हैं। लिनली केवल ये देख पा रहा था कि उसके चारों ओर का क्षेत्र बैंगनी प्रकाश का एक गोला था, जबकि वह स्वयं उसके भीतर था। क्रैकल। बैंगनी प्रकाश के गोले के भीतर ऐसा लग रहा था मानो बिजली की चिंगारियां बैंगनी प्रकाश के साथ चमक रही हों। एक के बाद एक अजीब शक्ति का उभार पैदा हो रहा था। लिनली तड़पते हुए तुरंत एक गेंद की तरह सिमट गया और उस बैंगनी गोले के बीच में मंडराता रहा, एक अजीब सी चटक की आवाज के साथ। लिनली की त्वचा और हड्डियां इतनी जोर से दब गईं कि उसका शरीर धंसने लगा। लिनली साफ साफ महसूस कर सकता था कि आसपास की बैंगनी रोशनी प्रतिकर्षण बल की लहरें पैदा कर रही थी। बैंगनी रोशनी का हर एक हिस्सा उस प्रतिकर्षण बल को पैदा कर रहा था, और वह सारा बल उसके शरीर पर केंद्रित था। प्रतिकर्षण बल हर तरफ से लिनली पर दबाव डाल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो लिनली लगातार दब रहा हो, मानो वह गोला खुद लिनली को एक गेंद में समेटने की कोशिश कर रहा हो। इस तरह के भयानक दबाव के साथ बेतहाशा दर्द भी हो रहा था। इस रीस गेम को मानसिक समस्या है, लिनली ने मन ही मन कोसा। सिर ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए उसने देखा कि लगभग 2 मीटर दूर वह काला पत्थर मंडरा रहा था। इस बैंगनी रोशनी का स्रोत वही काला पत्थर था। बच्चे, मेरे स्वभाव को देखते हुए तुम तो मर ही जाओगे, लेकिन आज मैं अचानक दयालु महसूस कर रहा हूँ। किशोर नीलम जानवर ने बैंगनी ग्लोब और लिनली को घूरा जो दब रही थी। मैंने उस काले पत्थर की दिव्य शक्ति को और बढ़ा दिया है। ये लगभग 10,000 वर्षों तक इस गुरुत्वाकर्षण स्थान को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। अगर 10,000 वर्षों में तुम उस स्थान को छोड़ पाओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन अगर तुम दिव्य शक्ति के समाप्त होने तक बिना वहां से निकले इंतजार करोगे तो मैं, किशोर नीलम जानवर ने अपने मांसल पंजे फैला दिए, मार डालूंगा। बैंगनी प्रकाश के ग्लोब के भीतर दबाव से उसकी हड्डियां भी चटक रही थीं। लिनली का पूरा शरीर भारी पीड़ा से कांप रहा था, लेकिन लिनली अभी भी उस नन्हे नीलम जैसे जानवर की बातें साफ सुन सकता था। लिनली ने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा, गुरुत्वाकर्षण स्थान? ये गुरुत्वाकर्षण स्थान है? नामुमकिन। वह भयानक प्रतिकर्षण बल इतना प्रबल था कि लिनली के लिए अपना मुंह खोलना भी मुश्किल हो गया। बस लिनली को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि उसने कभी किसी ऐसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बारे में नहीं सुना था जो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न कर सके। एक गुरुत्वाकर्षण स्थान में एक भयानक आकर्षक गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। ठीक है, यह एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, पृथ्वी के नियमों के 6 गहन रहस्यों में से एक। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, किशोर नीलम जानवर ने घुरघुराते हुए कहा। लेकिन हाँ, यह एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है जो दुनिया की धड़कती धड़कन और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के सम्मिश्रण से बना है, और इसमें कुछ खास भी है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें बस उस काले पत्थर को पकड़ना होगा। बोलने के बाद वह छोटा नीलम जानवर जमीन पर लेट गया, फिर अचानक अपना छोटा सा सिर उठाकर लिनली को घूरने लगा। ओह ठीक है, भले ही दर्द हो पर आवाज मत करना। अगर तुम्हारी आवाज से मेरी नींद खुल गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिनली अपने पूरे शरीर में मचे दर्द को केवल बलपूर्वक सहन कर पा रहा था, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हफ हफ। गुफा में धीमी खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। लिनली को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी प्रतिकर्षण शक्ति एमेथिस्ट पर्वतों की अद्भुत आकर्षण शक्ति से जरा भी कमजोर नहीं थी। जब यह उसके पूरे शरीर पर लागू होती तो उसे इतना दर्द होता कि वह मर भी सकता था। इसके अलावा यह उसका मूल शरीर नहीं था जो ड्रैगन फॉर्मिंग करने में सक्षम था। वह बहुत दर्द में था, फिर भी वह कोई आवाज नहीं निकाल सका, और वह छोटा नीलम जानवर बस वहीं पड़ा सो रहा था। वह तो बस मेरे साथ खेल रहा है, लिनली ने मन ही मन कोसा। लेकिन कुछ ही पल बाद लिनली ने खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे अभी इस बैंगनी रंग के गोले से भागना है। निकलने के लिए मुझे पहले उस काले पत्थर को उठाना होगा। लिनली ने अपना सिर उठाकर उस काले पत्थर को घूरा जिससे बैंगनी रोशनी की किरणें निकल रही थीं। लेकिन ये प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं इस बैंगनी गोले के बीच में दबा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। लिनली बुरी तरह हंसा। इसके बाद लिनली ने अपने दांत पीस लिए और अपना हाथ ऊपर उठाने के लिए संघर्ष करने लगा। क्रंच। ऊपर से आई शक्तिशाली प्रतिकर्षण शक्ति ने लिनली के दाहिने हाथ को नीचे धकेल दिया, जिससे वह लिनली के कंधे से टकरा गया, जिससे कंधे और हाथ दोनों की हड्डियां टूट गईं। चलो देखते हैं कि पृथ्वी का सार काम करेगा या नहीं। लिनली ने एक और कोशिश की, एक के बाद एक कोशिशें। लिनली ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वह उस प्रतिकर्षण बल पर काबू पाने में पूरी तरह असमर्थ रहा, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। लगता है मुझे आखिरी तरीका अपनाना पड़ेगा। लिनली ने खुद को शांत करने की कोशिश की। जादू में एक बार जब कोई व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण की कला को समझ लेता है तो यदि वह किसी अन्य व्यक्ति के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गिर जाता है और यदि प्रतिद्वंद्वी की महारत उसकी अपनी महारत से कमजोर है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल को नष्ट कर सकता है। ये प्रतिकर्षण बल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह विश्व की धड़कती धड़कन और गुरुत्वाकर्षण स्थान के संयोजन पर निर्भर करता है। अगर मैं इन 2 गहन रहस्यों को एक साथ जोड़ पाऊं तो मैं प्रतिकर्षण बल को भी नष्ट कर पाऊंगा और काले पत्थर को पुनः प्राप्त कर पाऊंगा।
लिनली ने ये सोचकर तुरंत अपने शरीर में उठ रहे दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश की और खुद को पृथ्वी के नियमों में खोने के लिए मजबूर किया। लिनली को गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष के गहन सत्य की केवल बुनियादी समझ थी। उन्होंने पहले ही विश्व की धड़कन में महारत हासिल कर ली थी। लिनली ने तुरंत अपना सारा ध्यान इसी पर केंद्रित कर दिया और इन दो गहन रहस्यों को एक साथ जोड़ने की समझ हासिल करने के लिए संघर्ष करने लगे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और विश्व की धड़कती धड़कन दोनों ही बेहद कठिन गहन रहस्य थे और इन्हें सुलझाने में लगने वाला समय निश्चित रूप से बहुत लंबा था। पहाड़ी की खोहों में डेलिया, बेबे और ओलिविया सदमे की स्थिति में थे। बॉस, आपके दिव्य पृथ्वी क्लोन को उस किशोर नीलम जानवर ने पकड़ लिया, बेबे ने घबराकर कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? डेलिया भी चिंतित और व्याकुल थी। मैं और कुछ नहीं कर सकता। लिनली ने डेलिया की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। डेलिया, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। मेरे मूल शरीर को भी पृथ्वी के नियमों की गहरी समझ हासिल करने और अपने दिव्य पृथ्वी क्लोन के साथ कड़ी मेहनत करने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा। डेलिया ने तुरंत सिर हिलाया। लिनली का दिव्य क्लोन जीवन के लिए खतरा बन चुका था। डेलिया इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती थी कि लिनली को अपना साथी बना ले? 10,000 साल, लिनली ने सोचा। क्या यह नीलम जैसा जानवर यह सोचता है कि मैं इन दो गहन रहस्यों को 10,000 सालों में भी नहीं सुलझा पाऊंगा? लिनली के मूल शरीर ने तुरंत प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, जबकि उसी समय उसने लगातार अमेथिस्ट से आत्मा के सार को अवशोषित किया, जिससे उसकी आत्मा लगातार मजबूत हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा दृश्यीकरण की गति के मामले में अत्यधिक शक्तिशाली थी। इसलिए लिनली का मूल शरीर वास्तव में उसके दिव्य पृथ्वी क्लोन से थोड़ा तेज था। मूल शरीर और क्लोन पूरी तरह से पृथ्वी के नियमों और दृश्यीकरण पर केंद्रित थे। फ्यूज, मैं दुनिया की धड़कती धड़कन और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को कैसे मिलाऊं? लिनली की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बारे में समझ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन जहां तक विलय की बात है, लिनली को इस बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं थी कि इसे कैसे पूरा किया जाए। पहाड़ की खोह में डेलिया और बेबे ने दूर लिनली को ध्यानमग्न मुद्रा में देखा। वे दोनों चिंतित थीं। बॉस लगभग 500 सालों से प्रशिक्षण ले रहा है, उसने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? बेबे ने पूछा। अधीर मत हो, लिनली जरूर कामयाब होगी। पिछले 500 सालों में हालांकि पहले डेलिया चिंता से व्याकुल रहती थी, अब तक हालांकि वह अभी भी चिंतित थी, वह शांत हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसा कि लिनली ने कहा था, यदि वह सचमुच बदकिस्मत था और असफल हो गया तो अधिक से अधिक वह एक दिव्य पृथ्वी क्लोन ही खो देगा। पुस्तक 15, अमूल्य खजाना, अध्याय 42, 108। लिनली का दिव्य पृथ्वी क्लोन और मूल शरीर दोनों ही पृथ्वी के नियमों के प्रशिक्षण में लीन थे। हालांकि वह गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष के बारे में अपनी समझ लगातार बढ़ा रहा था, फिर भी वह विश्व की धड़कती धड़कन और गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष के सम्मिलन के प्रारंभिक चरण भी नहीं खोज पाया था। दो गहन रहस्यों को मिलाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरुआती चरणों में था। एक बार शुरुआती चरण मिल गए तो बाकी सब बस समय की बात थी, लेकिन अगर शुरुआती चरण ही नहीं मिले तो चाहे कितना भी समय लगाओ, सब बेकार होगा। लिनली ने इन दो गहन रहस्यों को आपस में जोड़ने का तरीका खोजने में अपना सारा दिमाग और प्रयास लगा दिया, लेकिन विश्व की धड़कती धड़कन और गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष दोनों ही उच्च कोटि के गहन रहस्य थे। विश्व की धड़कती धड़कन को पृथ्वी के सार के साथ मिलाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को उसके साथ मिलाना बेहद मुश्किल था। ये काम नहीं करेगा। 30 साल तक इन दो गहरे रहस्यों को मिलाने की पहली सीढ़ी भी न खोज पाने के बाद लिनली घबराने लगी। अगर मैं यहीं अटकी रही तो 10,000 साल तक मैं बिना किसी सुधार के रह सकती हूँ। मैं इसे ऐसे ही नहीं चलने दूंगी। इस नादान जानवर ने जो हालात पैदा किए हैं वे वाकई आसान नहीं हैं। अब जाकर लिनली को समझ आया कि यह कितना मुश्किल काम था। दांत पीसते हुए लिनली ने तुरंत फैसला किया, तो मैं इसे गोल गोल घुमाकर करने की कोशिश करूंगा। उनके दिव्य पृथ्वी क्लोन ने विश्व की धड़कती नब्ज और गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को एक साथ लाने के प्रयास में कठिन प्रशिक्षण जारी रखा। जहां तक लिनली के प्राथमिक शरीर का प्रश्न है, उसने गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और पृथ्वी के सार को एक साथ मिलाने का प्रयास किया। पृथ्वी का सार बहुत पहले ही विश्व की धड़कती हुई नाड़ी के साथ विलीन हो चुका था। अगर वह गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को पृथ्वी के सार के साथ विलीन कर पाता तो उसके लिए उस विलय का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और विश्व की धड़कती हुई नाड़ी को एक दूसरे के करीब लाना संभव हो सकता था। उन्हें एक दूसरे के करीब लाकर वह पहला कदम उठाने में सक्षम हो सकेगा। पहले कुछ कदम पार करने पर उसके सामने एक चौड़ी सड़क दिखाई देगी। लिनली के कठिन प्रशिक्षण का 38वां वर्ष। गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और पृथ्वी के सार को एक साथ मिलाना बहुत आसान है। लिनली ने इन दो गहन रहस्यों को धीरे धीरे एक साथ मिलाने में 8 साल लगा दिए थे। क्योंकि पृथ्वी का सार और विश्व की स्पंदनशील नाड़ी पहले से ही पूरी तरह से एकाकार हो चुके थे, इसलिए पृथ्वी के सार के माध्यम से लिनली को विश्व की स्पंदनशील नाड़ी और गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को एकाकार करने की अपनी क्षमता पर कुछ विश्वास महसूस हुआ। लिनली के कठिन प्रशिक्षण का 46वां वर्ष। ये घुमावदार तरीका आखिरकार कामयाब हो गया। लिनली ने आखिरकार गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और दुनिया की धड़कती धड़कन को एक साथ मिलाना शुरू कर दिया था। एक शुरुआत के साथ भविष्य में ये बहुत आसान हो जाएगा। यद्यपि उसने उन्हें सम्मिलित करना शुरू कर दिया था तथा उसका मूल शरीर और दिव्य क्लोन एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, फिर भी लिनली को विश्व की धड़कती नब्ज और गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष इन दो गहन रहस्यों को सम्मिलित करने के लिए बहुत लंबा समय लेना होगा और अड़चन को तोड़ना होगा।
यह वर्ष लिनली के प्रशिक्षण का 206वां वर्ष था। इसके अलावा यह इतना तेज था क्योंकि लिनली के मूल शरीर की आत्मा ने बड़ी मात्रा में नीलम आत्मा सार को अवशोषित कर लिया था और वह बेहद मजबूत हो गई थी। लिनली के यहाँ फंसने के 206 साल पर एमेथिस्ट पर्वत की गुफा में सो जाओ कमरे में हल्की सी नासिका ध्वनि गूंज रही थी। वह युवा नीलम जानवर अभी भी वहीं लेटा हुआ था, कभी कभी नींद में अपनी नाक सिकोड़ता हुआ। बहुत प्यारा लग रहा था। उस बैंगनी गोले के बीच में लिनली का पूरा शरीर उस जबरदस्त दबाव से खून के धब्बों से ढक गया था, लेकिन इस समय लिनली के चेहरे पर खुशी के भाव थे। आखिरकार मैंने उन दो गहन रहस्यों को मिला दिया है। पूरे 206 साल बिताने के बाद और अपने मूल शरीर और दिव्य क्लोन प्रशिक्षण के साथ उसने आखिरकार उन दो गहन रहस्यों को मिला दिया था। वर्तमान में लिनली वास्तव में विश्व की धड़कती धड़कन, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और पृथ्वी के सार को एक साथ पूरी तरह से मिला सकते थे, क्योंकि 3 गहन रहस्यों में पहले से ही एक सामान्य तत्व था जो उन्हें एक साथ जोड़ता था। हालांकि खुश होने से पहले मुझे अभी भी बाहर निकलने का इंतजार करना होगा। लिनली ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। अपना सिर ऊपर उठाकर उसने बैंगनी रोशनी से चमकते काले पत्थर को देखा जो उसके ऊपर मंडरा रहा था। प्रतिकर्षक बल। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। यद्यपि उन्होंने पहले ही विश्व की स्पंदनशील नाड़ी और गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष को संयोजित करना शुरू कर दिया था, लिनली को अभी भी यह समझ में नहीं आया था कि प्रतिकर्षण बल कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। आखिर ये सब क्या है? इस प्रतिकर्षण बल का प्रतिकार कैसे किया जाए? लिनली काफी बेचैन हो गया। इस प्रतिकर्षण बल का प्रतिकार करने के लिए कम से कम उसे खुद प्रतिकर्षण बल से भरा एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करना होगा। जब वह इसे पूरी तरह समझ लेगा तभी वह इसका प्रतिकार कर पाएगा। आखिर कैसे? लिनली को पता नहीं था। उस रीस गेम किशोर नीलम जानवर ने कहा कि जब तक उन दो गहन रहस्यों का विलय होता रहेगा। लिनली अचानक स्तब्ध रह गई। उसे वे शब्द याद आ गए जो उस युवा नीलम जानवर ने कहे थे। यह एक गुरुत्वाकर्षण स्थान है जो विश्व की धड़कती नब्ज और गुरुत्वाकर्षण स्थान के सम्मिश्रण से बना है, जिसमें कुछ विशेष चीज भी मिलाई गई है। कुछ विशेष मिलाया गया है, लिनली ने धीरे से कहा। किसी विशेष तकनीक की आक्रमण शक्ति आंशिक रूप से स्वयं गहन रहस्यों पर निर्भर करती थी, लेकिन गहन रहस्यों को कैसे लागू किया जाए ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए नरक लोक में 2 7 सितारा राक्षस हो सकते हैं जिन्होंने 4 प्रकार के गहन रहस्यों को एक साथ मिला दिया हो, लेकिन वे उनका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके हमले भी अलग अलग होंगे। हमलों का उनका अनोखा और सरल तरीका उन गहन रहस्यों की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल को प्रतिकर्षी बल उत्पन्न करने में सक्षम होना कैसे? लिनली ने अपने चारों ओर फैली बैंगनी रोशनी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। हालांकि चाहे उसने कितना भी समय क्यों न बिताया हो, उसे बस बैंगनी रंग की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। लिनली कुछ भी नहीं देख पा रहा था। आखिर यह क्या है? लिनली बार बार सोच रहा था। गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके इसे प्रतिकर्षण बल में कैसे बदला जाए? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बिल्कुल अलग अलग प्रकार के बल थे। लिनली चाहे जितना भी सोचे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच कैसे बदलाव किया जाए। लिनली को कैसे पता चल सकता था? जब किशोर नीलम जानवर ने 10,000 वर्ष कहा तो इसका कारण ये था कि उसे विश्वास था कि एक साधारण भगवान के लिए 10,000 वर्षों के भीतर बैंगनी क्षेत्र से बाहर निकलना लगभग असंभव था। 10,000 वर्षों में 2 गहन रहस्यों को सुलझाना कोई कठिन काम नहीं था। कुछ प्रतिभाशाली लोग इसे 1 शताब्दी में कर सकते हैं। हालांकि इस बैंगनी गोले में एक खास गुण था। यह कोई गहन रहस्य नहीं था, बल्कि ये गहन रहस्यों का एक खास तरह का उपयोग था जिस पर रीस गेम को सबसे ज्यादा गर्व था। इसका उपयोग कैसे करें? ठीक से पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए लिनली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लगातार अपने मन में कल्पनाएं और परिकल्पनाएं करता रहा। उनका दिव्य पार्थिव क्लोन और उनका मूल शरीर पूरी तरह से इसमें लीन हो गए। वे लगातार विश्लेषण और चिंतन करते रहे, बार बार, और समय बीतता गया। 482वें वर्ष लिनली यहाँ फंस गया था। 2 शताब्दियों के गहन चिंतन के बाद लिनली ने विश्व और गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष की धड़कती धड़कनों के उपयोग और संयोजन के कई प्रभावशाली तरीके खोज निकाले थे। हालांकि लिनली अभी भी आकर्षक बल को प्रतिकर्षक बल में बदलने का कोई तरीका नहीं खोज पाए थे। क्या करें? लिनली बेहद बेचैन था। 200 साल तक सोचने के बाद भी उसे अभी तक कोई उपाय नहीं सूझा था जिससे प्रतिकर्षण बल उत्पन्न किया जा सके। मैंने सब कुछ सोच लिया है, लेकिन सब बेकार है। मैंने सब कुछ सोच लिया है। क्या करूं? क्या करूं? लिनली अपने आसपास की बैंगनी रोशनी को घूर रहा था। वह गुस्से से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे सचमुच वैसा ही करना होगा जैसा मैंने डेलिया से कहा था कि मैं इस दिव्य पृथ्वी क्लोन को छोड़ दूंगा? लिनली अपने दिव्य पृथ्वी क्लोन को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि दिव्य पृथ्वी क्लोन जीवन का प्रतिनिधित्व करता था और ये दिव्य पृथ्वी क्लोन के शक्तिशाली आत्मा हमले के कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशाल पृथ्वी। लिनली के मन में उस आदमी की छवि उभरी जो लंबे सफेद वस्त्र पहने, लंबी सफेद दाढ़ी वाला था। दादाजी डोहइंग। दादाजी डोहइंग ने ही लिनली को पृथ्वी शैली के जादू के प्रशिक्षण का मार्ग दिखाया था। लिनली यह भी जानती थी कि दादाजी डोहइंग हमेशा से संत स्तर पार करके देवता बनना चाहते थे, लेकिन दादाजी डोहइंग को ऐसा करने का मौका नहीं मिला। लिनली ने खुद भी कड़ी मेहनत की थी और आखिरकार पृथ्वी के नियमों में देवता बन गया था और अब नरकीय क्षेत्र के उच्च स्तर में प्रवेश कर चुका था। लिनली कभी कभी अपने आप से सोचता था,
दादाजी डोहई, अगर उन्हें पता चलता कि मैं पृथ्वी तत्व का देवता बन गया हूँ और उच्चतर लोकों में प्रवेश कर गया हूँ, तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होते। उनका दिव्य पृथ्वी क्लोन उनके लिए सिर्फ एक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। ये कुछ ऐसा था जिसे लिनली ने महसूस किया कि दादाजी डोहई ने उसे सौंपा था। वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। पृथ्वी के नियम, मैं उनका अभ्यास जारी रखूंगा। मैं उस दिव्य पृथ्वी क्लोन को मरने नहीं दूंगा। लिनली लगातार खुद से यही कहता रहा और फिर उस युवा नीलम जानवर को घूरता रहा। 500 साल भी नहीं हुए हैं। उस युवा नीलम जानवर ने मुझे 10,000 साल दिए थे। मेरे पास अभी 9,000 से ज्यादा साल बाकी हैं। मैं जरूर कामयाब होऊंगा, जरूर कामयाब। अपनी बात बीच में ही लिनली रुक गया। वह सो रहे किशोर नीलम जैसे जानवर को घूरने लगा, या सटीक रूप से कहें तो वह उस युवा नीलम जानवर की पीठ पर लगे 108 कांटों को घूर रहा था। लिनली स्तब्ध होकर देखता रहा, मानो उसकी बुद्धि चली गई हो। वह मन ही मन बुदबुदाया, 108 फ्लैट। लिनली के दिमाग में अचानक बिजली की तरह विचार कौंधे और फिर लिनली ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी समय लिनली के मन में दिव्य शक्ति की किरणें बनती हुई दिखाई दी। ठीक 108 किरणें। सबसे पहले उसने उन्हें उसी क्रम में व्यवस्थित किया जैसे उस किशोर नीलम जानवर की पीठ पर लगे 108 कांटों को व्यवस्थित किया गया था, और फिर लगातार उन्हें पुनर्व्यवस्थित करते हुए कल्पना करता रहा। ये देखने की कोशिश करता रहा कि क्या विशेष प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। दिव्य शक्ति की 108 किरणें अत्यधिक जटिल थीं। आधा महीना पूरा समय कल्पना में बिताने के बाद लिनली को बहुत खुशी हुई। सचमुच, एक अलग क्रम में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। लिनली अच्छी तरह जानते थे कि सामान्य रूप से गुरुत्वाकर्षण स्थान का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रभाव डाल पाएगा, लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन शक्ति को इस तरह व्यवस्थित करने से आकर्षण बल की अधिकतम सीमा 100 गुना बढ़ गई थी। बहुत संभव है कि उच्च देवता भी उड़ने में असमर्थ हो जाएं। यह सही नहीं है। यह अभी भी एमेथिस्ट पर्वतों के गुरुत्वाकर्षण जितना शक्तिशाली नहीं है। लिनली ने मन ही मन इसका खंडन किया। और रुको, एमेथिस्ट पर्वतों का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह एक गोले की तरह है जो सभी दिशाओं को अवशोषित करता है। कोई चाहे कहीं भी हो, वह एमेथिस्ट पर्वतों की ओर खींचा चला आएगा। लिनली ने आंखें खोलीं और उसके सामने बैंगनी रंग की रोशनी एक गोले के आकार में दिखाई दी। वह बस उसे देखता रहा। चपटा, गोला। लिनली बुदबुदाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में एक चमक आ गई। सही, गोला। यह कोई साधारण सपाट सतह नहीं है। क्रंच। लिनली के विचारों को बांधने वाली बेड़ियां टूट गईं। हा, तो ये ऐसे ही काम करता है। हा, मुझे ये कैसे पता नहीं चला। खैर, एक सपाट सतह से एक गोले की कल्पना करना मानसिक रूप से कहीं ज्यादा मुश्किल है। लिनली पूरी तरह से कल्पना कर सकती थी कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। अगर एक सपाट सतह पर प्रभावों की कल्पना 1000 बार करनी पड़े तो एक गोले के लिए कल्पना और परिकल्पना 1000 गुना ज्यादा होगी। 1 अरब गुना, 1000 बनाम 1 अरब, अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा लिनली ने एक सपाट सतह के लिए सभी प्रकार के संभावित परिदृश्यों की कल्पना करने में 1000 से भी ज्यादा बार समय बिताया था। इसलिए इस जटिल गोले के लिए आवश्यक कल्पनाओं की संख्या भी स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक होगी। अगर मुझे सचमुच दिव्य शक्ति की 108 किरणों को संरेखित करने के तरीकों पर आंख मूंदकर सभी संभव गणनाएं करनी पड़ें, तो भले ही मुझे 1 खरब साल लग जाएं, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। लिनली समझ गए कि इस तरह की तकनीक का उपयोग करना केवल सब कुछ गणना करने का मामला नहीं है। इसके लिए कुछ विशेष अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। हालांकि सौभाग्य से मुझे पता है कि इसकी असली तरकीब उस युवा नीलम जानवर की पीठ पर लगे उन कांटों के क्रम में है। लिनली ने अपनी आंखें खोलीं और उस युवा नीलम जानवर की पीठ पर लगे 108 कांटों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। वह उन 108 कांटों की लंबाई और स्थान याद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। लिनली के मन में दिव्य शक्ति की 108 किरणें लगातार बदल रही थीं, जबकि उसी समय लिनली ने भी अपने शरीर के चारों ओर दिव्य शक्ति की 108 किरणों को प्रसारित करना शुरू कर दिया। तरह तरह की गणनाएं और कल्पनाएं। लिनली के शरीर के चारों ओर उसकी दिव्य शक्ति भी व्यवस्थित होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रतिकर्षण बल वास्तव में कम होने लगा, या सटीक रूप से कहें तो प्रतिकर्षण बल कम तो नहीं हुआ, लेकिन लिनली उस प्रतिकर्षण बल के एक हिस्से का प्रतिकार करने में सक्षम हो गया। जैसे जैसे लिनली की गणनाएं और कल्पनाएं सही रास्ते के करीब पहुंचती गईं, प्रतिकार बल की मात्रा और भी बढ़ती गई। उस युवा नीलम जैसे जानवर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और लिनली को घूरने लगा। वह बुरी तरह चौंक गया। ये बच्चा असल में बैंगनी नीलम वाला जानवर तुरंत उठ खड़ा हुआ, इतना क्रोधित कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई। अभी तो सिर्फ 500 साल ही हुए हैं, लेकिन इस बदमाश ने सचमुच मेरी लॉर्ड रीसगेम की परम तकनीक की बुनियादी समझ हासिल करनी शुरू कर दी है। किशोर नीलम वाला जानवर लिनली के शरीर के चारों ओर मिट्टी के प्रकाश को घूमते हुए देख रहा था। उस प्रकाश में नियमों के गहन रहस्य समाहित थे। ठीक है, आप ऐसा ही करते हैं। लिनली ने बहुत खुश होकर अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि वह किशोर नीलम जानवर गुस्से से भरा हुआ उसे घूर रहा है। श्रीमान रीसगेम, मैं आखिरकार आपकी जरूरतों पर खरा उतरा हूँ। लिनली मुस्कुराई।
हालांकि अभी भी कुछ प्रतिकर्षण शक्ति बाकी थी, लेकिन ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि किशोर नीलम राक्षस उच्च दिव्य स्तर की दिव्य शक्ति का प्रयोग कर रहा था। हालांकि उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह एक ही थी, लेकिन किशोर राक्षस की तकनीक जरूर कुछ ज्यादा शक्तिशाली होगी। लेकिन प्रतिकार के बाद प्रतिकर्षण बल की शेष मात्रा में अब अधिक शक्ति नहीं रह गई थी। लिनली आसानी से उड़कर ऊपर आया और अपना हाथ बढ़ाकर बैंगनी रोशनी बिखेरने वाला काला पत्थर छीन लिया। तुरंत ही प्रकाश का बैंगनी गोला ढह गया। किशोर नीलम राक्षस ने लिनली को गुस्से से घूरा। अरे बदमाश, क्या तुम मेरी इस तकनीक को समझ पाए? दरअसल मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए मिस्टर रीसगेम। अगर आपकी पीठ पर लगे कांटे न होते तो मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। लिनली का मूड अब काफी अच्छा था। छोटा नीलम जानवर तुरंत समझ गया, तुम्हारी मम्मी, तो मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। लेकिन छोटा नीलम जानवर यह भी समझ गया कि भले ही लिनली ने उसकी पीठ पर लगे कांटे देखे थे, लेकिन कितने लोग उन्हें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जोड़ पाते। किशोर नीलम जानवर अच्छी तरह जानता था कि इस तरह का अनोखा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उसकी जन्मजात क्षमता है। उसकी पीठ पर लगे कांटों के साथ मिलकर ये शक्ति अत्यंत महान थी। मैं अपना वादा निभाऊंगा। बच्चे, अब तुम जा सकते हो, किशोर नीलम जानवर ने असंतुष्ट होकर कहा। तो फिर मिस्टर रीसगेम, मैं अब चलता हूँ। लिनली बहुत विनम्र था। उफ, एमेथिस्ट पर्वतों से जाने के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने की सोच रहा था। उस युवा एमेथिस्ट राक्षस ने हार मानते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। एमेथिस्ट पर्वत छोड़ो। लिनली दंग रह गया। उसने मुड़कर उस नन्हे एमेथिस्ट जानवर की तरफ देखा। युवा नीलम दैत्य ने उसकी ओर देखा, घुराया, फिर बोला, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरी अंतिम तकनीक में पहले ही पारंगत हो चुके हो। ये गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष तकनीक नीलम पर्वतों के गुरुत्वाकर्षण बल को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। जहाँ तक हवा की ध्वनि के आत्मा को प्रभावित करने वाले प्रभाव की बात है, हम उस पत्थर के साथ तुम भी नहीं डरोगे। काला पत्थर। लिनली ने अपने हाथ में रखे पत्थर को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। तुम्हें बस इसे खून से बांधना है। उफ, तुम्हारी माँ। मैं जितना इसके बारे में बात करता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। मैं तुम पर और शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। जल्दी करो और इसे मारो। छोटा नीलम जानवर बहुत दुखी था। लिनली का मन सवालों से भर गया। काले पत्थर को खून से बांधें, लेकिन उलझन में होने के बावजूद लिनली ने काले पत्थर पर खून की एक बूंद टपका दी। ऐसा करते ही काला पत्थर लिनली के शरीर में विलीन हो गया, सीधे लिनली की आत्मा में विलीन हो गया। लिनली अब इस काले पत्थर के अजीबोगरीब अद्भुत गुणों को महसूस कर सकता था। ये काला पत्थर। लिनली को आभास हो गया कि उस काले पत्थर में एक अत्यंत सघन शक्ति समाहित है। बस वह शक्ति बहुत गहरी और छिपी हुई थी। इसके अलावा लिनली को यह भी आभास हो रहा था कि उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की 108 किरणें घूम रही हैं, जो लगातार अपनी स्थिति बदल रही हैं। लिनली को आश्चर्य हुआ कि इतना समय विचार करने के बाद उन्होंने जो तकनीक विकसित की थी वह सबसे बुनियादी सतही प्रकार की तकनीकों में से एक थी। आखिर ये काला पत्थर क्या है? लिनली हैरान रह गया। साथ ही उसने आश्चर्य से उस छोटे नीलम जैसे जानवर की तरफ देखा। हालांकि इस छोटे नीलम जैसे जानवर ने कहा था कि वो मुझे सताएगा, लेकिन उसने मुझे ये काला पत्थर दे दिया। ये काला पत्थर कोई साधारण चीज तो नहीं है। लिनली को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। किशोर नीलम जानवर ने ऐसा क्यों किया? धन्यवाद श्रीमान रीसगेम, लिनली ने तुरंत कृतज्ञतापूर्वक कहा। हम्फ, किशोर नीलम ने बस अपना सिर घुमा लिया। लिनली ने बिना कोई और शब्द बर्बाद किए तुरंत विल्डवॉकिंग क्षमता का प्रयोग किया और गुफा से बाहर निकल गया। वह युवा नीलम जैसा जानवर गुफा के फर्श पर बैठ गया। अचानक गुफा की दीवारों के पत्थर हिलने लगे और एक विशाल चेहरे में बदल गए। जेम, क्या तुम पागल हो? पत्थर का चेहरा सचमुच अपना मुंह खोलकर बोला। सही, मैं पागल हो गया हूँ। किशोर नीलम जानवर रीसगेम गुस्से से बोला। और मुझे जेम मत कहो। आखिरकार मुझे एक खिलौना मिल ही गया और मैं उसे परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय सोच ही रहा था, पर तुमने तो मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया और फिर उसे इतना बड़ा तोहफा भी दे दिया। पत्थर के चेहरे के होंठ हल्के से हिले। जेम, नाराज मत हो। उस जमाने में मुझ पर 4 दिव्य जानवरों के कुल के सरदार का कर्ज था, लेकिन बात आधी ही हुई थी। मैंने तुमसे कहा था मुझे जेम मत कहो। किशोर नीलम जानवर दहाड़ा और फिर एक घुरघुराहट के साथ सीधा दीवार से टकराया। दीवार में विलीन हो गया और गायब हो गया। इतने सालों बाद भी वह अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा ही है। दीवार पर बने पत्थर के चेहरे ने असहाय होकर कहा और फिर गायब हो गया। दीवार अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई।